वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज का दिन मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत ही इमोशनल और ख़ास दिन है। आज हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो वजह हैं। सबसे पहले आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 191 से लेकर 200 तक, जिसका मतलब है कि आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी की डबल सेंचुरी पूरी कर रहे हैं। हमने बिना रुके 200 चैप्टर्स का सफ़र पूरा कर लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी, आज हमारी ये छोटी सी फैमिली बड़ी होकर 2000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। सच कहूँ तो जब मैंने शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम यहाँ तक पहुँचेंगे। 200 चैप्टर्स की मेहनत और आप लोगों का 2000 गुना प्यार, आज दिल सच में भर आया है। इस सपोर्ट के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। वादा है मेरा, मेहनत ऐसे ही चलती रहेगी और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो चलिए इस डबल सेलिब्रेशन के जोश के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर 191, सस्पिशंस। दायां हाथ। फ्रांका का शरीर एक अचानक सिहरन से कांप उठा। एक विच होने के नाते वो आईनों की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ थी और उनकी खासियतों को समझती थी। और एक चीज जो वो पक्के तौर पर जानती थी वो ये थी, जब कोई व्यक्ति आईने में देखता है तो उसका अक्स दाएं से बाएं उल्टा इन्वर्टेड हो जाता है। मौजूदा स्थिति बहुत उलझाने वाली थी। अर्किन, जो आमतौर पर अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करता था, उस रहस्यमयी मिरर वर्ल्ड में जाने और वापस आने के बाद अचानक समझाए न जा सकने वाले तरीके से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करने लगा था। हालांकि फ्रांका और लूमियन के साथ ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब हो सकता था? फ्रांका बेचैनी से कांपने लगी। तभी क्रिस्टो गोदाम के निचले फ्लोर पर फिर से दिखाई दिया और ऊपर के लेवल पर मौजूद अर्किन को निर्देश देने लगा। उसने मांग की कि अर्किन उसकी कीमती व्हाइट एलिक्सर शराब लेकर आए। मौके का फायदा उठाते हुए लूमियन फ्रांका के करीब झुका और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुमने कोई कनेक्शन नोटिस किया? क्या तुमने भी इसके बारे में सोचा? फ्रांका ने हैरान होते हुए जवाब दिया। मिस्टिसिज्म के गहरे ज्ञान और बियॉन्डर दुनिया के अनुभवों के बिना अर्किन की इस असामान्यता को पकड़ना और इसके पीछे की संभावनाओं को समझना एक चुनौती थी। लूमियन ने धीमी आवाज में अपनी बात जारी रखी। उस जगह पर जितना खून मौजूद था, उसे देखते हुए मुझे विश्वास करना मुश्किल लग रहा है कि कोई साधारण इंसान जिंदा बच सकता था। शुरुआत से ही मुझे शक था कि अर्किन और काफिले के दूसरे सदस्यों के साथ कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा तुमने जिक्र किया था कि उस अजीब मिरर वर्ल्ड में तुम्हारा पिछला स्वरूप मौजूद है, उसका अक्स जो तुम कभी थे। हकीकत में आईने की छवि दाएं बाएं उल्टी होती है। क्या तुम्हें लगता है कि आईने वाले अर्किन ने असली अर्किन की जगह ले ली है? फ्रांका खामोश हो गई और इसके नतीजों के बारे में सोचने लगी। मैं ऐसी भयानक संभावना के बारे में सोचने से डरती हूँ, लेकिन हालात तुम्हारी थ्योरी से मेल खाते जा रहे हैं। मुझे यकीन करना होगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, अर्किन गोदाम के ऊपरी लेवल से नीचे उतरा। उसके हाथ में विभिन्न मसालों से भरा एक बोरा और व्हाइट एलिक्सर शराब की 2 बोतलें थीं। वो पास की एक भूरे सफेद 2 मंजिला इमारत की ओर चल पड़ा। वो इमारत रैट क्रिस्टो के अधीनस्थों के लिए डाइनिंग रूम और किचन का काम करती थी। ऊपर से देखने पर क्रिस्टो खुद को एक व्यापारी की तरह पेश करता था। वो व्यापार और स्टोरेज की सुविधा देने वाली कई कंपनियों का मालिक था। फ्रांका एक गंभीर चेहरे के साथ क्रिस्टो के पास पहुंची और पूछा, क्या आप पूरी तरह पक्का कह सकते हैं कि वो वाकई अर्किन ही है? क्रिस्टो हैरानी में बोल पड़ा, आप ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हैं? बेशक, वो अर्किन ही है। स्टीम की कसम, भला मैं अपने ही भाई को कैसे नहीं पहचानूंगा? मेरे बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें उसमें कुछ भी अनजाना नहीं लगता। फ्रांका ने एक पल के लिए सोचा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस ये महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि उस अजीब दुनिया में कदम रखने के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने उनकी जांच की है, वे ठीक हैं, बस खून बहने की वजह से थोड़े कमजोर हो गए हैं। लानत है, अब मुझे उन्हें कुछ हर्जाना भी देना होगा। आखिर एम्परर रोजेल को ये अजीब विचार क्यों पेश करने पड़े और लगभग 2 सदियों के बाद भी इतने सारे लोग उन्हें क्यों याद रखते हैं? क्रिस्टो का दिल अतिरिक्त खर्चों की बात सुनकर दुखी हो रहा था। फ्रांका धीरे से हंसी, आप अभी बियॉन्डर नहीं हैं। इस तस्करी के धंधे को संभालने से पहले क्या आपको अंदाजा नहीं था कि आपके ऊपर वाले लोग कुछ रिवाजों का पालन करेंगे और खास मामलों के लिए ज्यादा पैसे लेंगे? क्रिस्टो खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फ्रांका ने फिर कहा, मैं ये कंफर्म करने में आपकी मदद करूंगी कि क्या उन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। फ्रांका ने राट क्रिस्टो के सामने भविष्यवाणी डिविनेशन करने के लिए अपना मेकअप बॉक्स और अर्किन का रुमाल निकाला। अर्किन कहाँ है? अर्किन कहाँ है? जैसे ही फ्रांका ने हर्मेस भाषा में मंत्र पढ़ा, उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने मेकअप आईने की सतह को धीरे से सहलाया। लूमियन ने देखा कि आईना रोशनी की पानी जैसी लहरों के साथ चमकने लगा। जल्द ही उसकी गहराइयों में एक नजारा उभर आया।
नीली शर्ट पहने अर्किन किचन के पास खड़ा था और शेफ से बातचीत कर रहा था। मुझे पता था कि सब कुछ ठीक होगा। राट क्रिस्टो धीरे से हंसा। उसने फिर गोदाम की ओर इशारा किया। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आप यहाँ खुद घूम सकते हैं या डाइनिंग रूम में मेरा इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही तस्करों का वो छोटे कद का लीडर गोदाम में दाखिल हुआ, लूमियन फ्रैंका की ओर मुड़ा। लगता है कि असली अर्किन मर चुका है। इस तरह डिविनेशन के नतीजों ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो मूल रूप से मिरर वर्ल्ड से संबंधित था। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अर्किन और दूसरों के साथ कुछ गड़बड़ है? फ्रैंका ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। और अगर नहीं? लूमियन हंसा। क्या हमें अपनी आंखें और कान बंद कर लेने चाहिए और दिखावा करना चाहिए कि हमने कुछ देखा, सुना या पता नहीं लगाया? फ्रैंका ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। शायद क्योंकि मैं मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आईने के भीतर मौजूद व्यक्ति को पहचानना आसान होगा। मैं एक और तरीका आजमाऊंगी। गोदाम के इलाके का मुआयना करते हुए उसने एक छोटी लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे अपने सामने रखा और ऊपर से नीचे की ओर दबाया। वैसा ही डिविनेशन मंत्र बोलने के बाद लकड़ी की छड़ी टूट गई और सीधे उस भूरे सफेद 2 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया जिसमें किचन और डाइनिंग रूम था। अर्किन वहीं था। फ्रैंका एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, चलो देखते हैं कि क्या वो आईना किसी काम आ सकता है। उसने उस क्लासिक चांदी के आईने का जिक्र किया जो उस अजीब दुनिया के प्रवेश द्वार का काम करता था, इस उम्मीद में कि वो उन सभी राक्षसों को वापस भेजने में मदद करेगा जो वहां से निकले थे। लूमियन उत्सुकता से फ्रैंका के पीछे पीछे डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। उनकी नजर तुरंत एक महिला पर पड़ी जिसने भूरे हरे रंग की ड्रेस पहनी थी। वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव यानी लेट 20s में लग रही थी और उसने एक लड़के और एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने किचन से बाहर निकले अर्किन को गले लगाया, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तुम आखिरकार वापस आ गए। पेपे, पेपे, मेरे साथ खेलो। उत्तेजित आवाजों के शोर के बीच अर्किन के चेहरे पर शुद्ध खुशी चमक रही थी। उसके माथे और आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। फ्रैंका के कदम रुक गए। वो काफी देर तक शांति से उस दिल को छू लेने वाले पारिवारिक मिलन को देखती रही। आखिरकार उसने एक आह भरी और कहा, चलो इसे थोड़ा और समय देते हैं। लूमियन अपनी मुस्कान बनाए रखे हुए था। क्या तुम्हें इसे बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा है? फ्रैंका ने आह भरी। असली अर्किन शायद पहले ही मर चुका हो। आखिर ये उसका अक्स है। अगर मैं अभी इसकी असली पहचान उजागर करूं, इसे मार दूं या इसे वापस आईने में धकेल दूं, तो न केवल उसकी पत्नी और बच्चे मेरा आभार मानेंगे, बल्कि वे मुझसे नफरत भी करेंगे। तुम सही कह रही हो। लूमियन धीरे से हंसा। वैसे भी अगर भविष्य में कुछ बुरा होता है तो कोई मरता है या जिंदा रहता है, ये हमारी चिंता नहीं है। हमें बस सावधानी बरतने की जरूरत है। हम विलन की तरह क्यों पेश आए, इसके लिए कोई तुम्हें शुक्रिया नहीं कहेगा। हाँ, चलो फिलहाल राट क्रिस्टो और दूसरों से बचते हैं। अगर हमारा उनसे सामना नहीं होता तो ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फ्रांका के मन का संघर्ष बढ़ गया। वो नहीं जानती थी कि आईने का अक्स हकीकत में इंसान की जगह लेने के बाद क्या करेगा। क्या होगा अगर उसकी दयालुता क्रूरता में बदल जाए और उसका लगाव नफरत में बदल जाए। फ्रांका कोई फैसला न ले पाने की वजह से केवल लूमियन को देख सकी और आह भरी। तुम्हारी बातें काफी पत्थर दिल वाली हैं। उसे लगने लगा कि सीएल के बारे में जेना का अंदाजा कुछ हद तक सच था। मैडम, क्या मैं केवल आपको खुद को समझाने में मदद करने के लिए आपके झुकाव का पालन नहीं कर रहा हूं? लूमियन ने जवाब दिया। उसके लहजे में झुंझलाहट और मजा दोनों साफ दिख रहे थे। फ्रांका ने एक झेप भरी मुस्कान दी। तुम्हारे हिसाब से हमें इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? लूमियन ने अर्किन की ओर देखा, जो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने अजीब अनुभव के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे वो किसी और की कहानी हो। हमें किसी से एक चिट्ठी लिखवानी चाहिए और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर या किसी कैथेड्रल में करनी चाहिए। चिट्ठी में बस इतना लिखा होना चाहिए कि राट क्रिस्टो का भाई अर्किन कुछ लोगों के साथ एक भूमिगत इलाके में गया था और दिन के ज्यादातर समय गायब रहा। वापस आने पर उनका मुख्य हाथ बदल गया था। ऑफिशियल बियॉन्डर्स का सामना कई अजीब घटनाओं अनोमलीज से हुआ है, इसलिए उन्हें अंडरग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। वे मुमकिन तौर पर अंदाजा लगा लेंगे कि अर्किन और उसके साथियों के साथ क्या हुआ है। रही बात कि वे इसे कैसे संभालते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे अर्किन और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो आईने वाला व्यक्ति कोई खतरा पैदा नहीं करता। वे मरे हुए असली लोगों की जगह ले सकते हैं। और अगर उन राक्षसों को खत्म कर दिया जाता है तो हमें दर्द और दुश्मनी का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही किसी को मुआवजा देना पड़ेगा। संक्षेप में, हमें अधिकारियों और चर्च पर भरोसा करना चाहिए।
एम्परर रोजेल ने एक बार जिक्र किया था कि एक सज्जन व्यक्ति उस जानवर को खाने का मन नहीं करेगा जिसे वे जानते थे और जिसे उनके सामने मारा गया हो। लेकिन अगर वे अनजान रहें तो यह कोई समस्या नहीं होगी। वे मजे से अपना खाना खा सकते हैं। यही सिद्धांत इस मामले में भी लागू होता है। लुमियन को सटीक शब्द याद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में बयां करने की पूरी कोशिश की। फ्रांका काफी देर तक सोचने के बाद मान गई। तुम सही कह रहे हो, उसने लुमियन की ओर देखा। तुम बिल्कुल भी किसी गैंग लीडर की तरह नहीं लग रहे। एक सच्चा गैंग लीडर जानता है कि अधिकारियों को अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। लुमियन मुस्कुराया। फ्रांका धीरे से हंसी और बोली, क्या मुझे अब से तुम्हें गॉडफादर कहकर बुलाना चाहिए? लुमियन को और कुछ पूछने का मौका दिए बिना उसने तुरंत जोड़ा, एक गैंग का गॉडफादर। हाँ, फिलहाल तुम्हारे पास साधन मीन्स नहीं है। अधिकारियों को जानकारी लीक करने की जिम्मेदारी मैं लूंगी। गॉडफादर? लुमियन ने अपनी बहन को इसका जिक्र अपनी अगली किताब के विषय के रूप में करते हुए सुना था। उसे इसका अंदाजा तो हो गया था, लेकिन वो थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। आने वाले घंटों में उसने और फ्रांका ने रथ क्रिस्टो द्वारा आयोजित दावत में खुशी खुशी हिस्सा लिया, एरकिन और दूसरे तस्करों के साथ मजेदार बातचीत की। लुमियन उस शानदार सवोय रोस्ट चिकन की तारीफ करना बंद नहीं कर सका। इसे मसालों की एक लंबी लिस्ट के साथ पकाया गया था, जिसकी सतह वैसी ही चमक रही थी। उस सुनहरी रंग की खाल में रसीलापन, कोमलता और एक खुशबूदार एहसास था। उसने कुरकुरी खाल वाले मांस का एक टुकड़ा काटा और उसे कुछ पलों के लिए रसीले जूस में डुबोया और फिर उसका स्वाद लिया। वो अनुभव एकदम सुखद था, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही दावत खत्म होने को आई, फ्रांका ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर केवल कुछ ही लोग बचे थे। वो राट क्रिस्टो की ओर मुड़ी, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। करीब आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्रिस्टो पल भर के लिए चकित रह गया, फिर उसने अपनी कुर्सी फ्रांका के करीब खिसकाई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मामला क्या है? फ्रांका मुस्कुराई और फुसफुसाई, सच तो ये है कि सीएल और मैं भी उस अजीब दुनिया में चले गए थे। खुशकिस्मती से हम बचने में कामयाब रहे। इसी के साथ उसने तेजी से रोस्ट चिकन वाला चाकू निकाला और उसे रैट क्रिस्टो के सामने टेबल पर गाड़ दिया। उसकी आवाज बर्फीली हो गई और उसने पूछताछ शुरू की, उस शिपमेंट के अंदर क्या छिपा है? तुमने हमें लगभग मरवा ही दिया था। मैं नहीं जानता। क्रिस्टो ने चारों ओर देखा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभरने लगीं। ये महसूस करते हुए कि टेबल पर केवल वो, फ्रांका और सीएल ही बचे थे, उसने जल्दी से समझाया, मुझे वाकई नहीं पता। बॉस ने मुझे उसे ट्रायल लाने का निर्देश दिया था। चैप्टर 192 वेरिफिकेशन। बॉस? लुमियन हैरान था। उसने गार्डनर मार्टिन के साथ इस कनेक्शन की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब चीजें समझ में आने लगी थीं। वो स्मगलिंग कैरावन एक जाने पहचाने रूट पर क्यों गायब हो गया जो पहले भी इस्तेमाल किया गया था, और राट क्रिस्टो उनकी मदद लेने के लिए इतना उतावला क्यों था? अगर उसने सिर्फ एक शिपमेंट खोया होता तो उसने और ज्यादा कॉन्फर्मेशंस की होती। अपने पियर्स के सामने अपनी कमजोरियों और गलतियों को जाहिर करने में उसे वक्त लगता, जो शायद उसकी पोजीशन पर नजर गड़ाए बैठे हों। लुमियन का दिमाग तेजी से चल रहा था। गार्डनर मार्टिन शायद हंटर पाथवे पर सीक्वेंस 6 या 5 हो सकता है। मैं और फ्रैंका दोनों स्पेशल मिरर वर्ल्ड में दाखिल हुए और हम क्रमशः एक हंटर और एक डीमोनेस हैं जो सिमिलर और नेबरिंग पाथ्स पर हैं। मिस्टर के ने मुझे गार्डनर मार्टिन के करीब जाने और उसका ट्रस्ट हासिल करने का निर्देश दिया था। फ्रांका सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की मेंबर होने के नाते काफी हाई सीक्वेंस पर है। ये हैरान करने वाली बात है कि वो गार्डनर मार्टिन जैसे मॉब बॉस की मिस्ट्रेस बनने को तैयार है। सवॉय मॉब का बॉस जरूर कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा होगा या किसी महत्वपूर्ण चीज में शामिल होगा। वो क्यों चाहता है कि क्रिस्टो हंटर या डीमोनस पाथवे से जुड़ी कोई आइटम ट्रायल में स्मगल करे, और अंडरग्राउंड स्मगलिंग के खतरे क्यों उठा रहा है? क्या वो टैक्स कलेक्टर्स से डरता है? इसके बजाय बॉस खुद शहर के बाहर से आइटम हासिल करके क्रिस्टो को रास्ता दिखाने के लिए क्यों नहीं ले जाता? ये ज्यादा सुरक्षित और डिस्क्रीट होता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता हो कि वो आइटम मुसीबत खड़ी कर सकती है और वो रिस्क से बचना चाहता हो? लुमियन ने अपनी नजर रथ क्रिस्टो से हटाकर फ्रांका के चेहरे पर डाली। लुमियन की हैरानी के बीच विच ऐसे जवाब के लिए तैयार नहीं लग रही थी। उसका शुरुआती झटका जल्द ही एक्साइटमेंट और खुशी की एक झलक में बदल गया। उसने राट क्रिस्टो की ओर गौर से देखा और उपहास करते हुए कहा, क्या तुम मुझे एफ नेटवर्किंग रिसीव करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने गार्डनर को ट्रायल में कुछ लाने के लिए तुमसे कहते हुए नहीं सुना? वो चीज कहाँ है? एक्साइटमेंट, जॉय। लुमियन को यकीन हो गया कि फ्रैंका के सवा मॉब में शामिल होने और गार्डनर मार्टिन के करीब जाने के पीछे कोई और ही मकसद था। क्रिस्टो ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो एक आयरन बॉक्स में है।
मैंने उसे पहले ही रू डे फॉन्टेन्स भेज दिया है। शायद बॉस ने तुम्हें अभी तक सूचित नहीं किया है। सवाई मॉब के एक अनुभवी मेंबर के रूप में वो फ्रांका की ताकत जानता था। वो उसे आसानी से खत्म कर सकती थी, खासकर तब जब वो तैयार नहीं था और कोई मदद नहीं लाया था। इसके अलावा वो डिविनेशन में माहिर थी और झूठ पकड़ सकती थी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। फ्रांका पीछे हटी, अपना मेकअप मिरर निकाला और राट क्रिस्टो के सामने डिविनेशन शुरू की। लुमियन सहयोग करते हुए खड़ा हुआ और क्रिस्टो की ओर चला। उसने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टो का कंधा मजबूती से पकड़ लिया। एक बार जब फ्रैंका ने अपने डिविनेशन के जरिए सच की पुष्टि कर दी, तो लुमियन ने मुस्कुराते हुए रथ की पीठ थपथपाई। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मर्चेंडाइज के साथ किसी भी पोटेंशियल इशू के बारे में मुझे याद दिलाना मत भूलना। मुझे किसी भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर तुम्हारे प्यारे बच्चों को खिला सकता हूँ। उसने लुई से सुना था कि राट क्रिस्टो के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे और उसे कुत्तों से खास लगाव था। धमकी से क्रिस्टो गुस्से में आ गया। फ्रांका शायद बॉस की मिस्ट्रेस हो और वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैं उसके बर्ताव को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे न्यूबी को क्या हक है? मार्गो और हैमर 8 को याद करते हुए, जो उसके जितने ही ताकतवर थे, क्रिस्टो उनकी याद से सहम गया और उसने जबरदस्ती मुस्कान बिखेरी। बॉस ने मुझसे इस बार इसे सीक्रेट रखने को कहा था। फ्रांका ने अपना मेकअप बॉक्स वापस रखा और गाली दी, यू सन ऑफ अ बिच। तुम हमें कम से कम एक सुराग तो दे सकते थे। क्रिस्टो दबी हुई मुस्कान के साथ बोला, ऑल राइट ऑल राइट। हैरानी की बात यह थी कि वो इन गालियों से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसके लिए कुत्ते परिवार के प्यारे सदस्य थे, तो उनका जिक्र अपमान कैसे हो सकता था? वो अक्सर अपने लंपट सबॉर्डिनेट्स को चेतावनी देता था कि उसकी पत्नी पर हाथ डालना उसके कुत्ते को छूने के बराबर है। फ्रांका और सीएल के नरम पड़ते तेवर देखकर क्रिस्टो ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो स्ट्रेंज वर्ल्ड वाकई वैसा ही है जैसा अर्किन ने बताया था? इससे पहले कि फ्रांका जवाब दे पाती, लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ क्रिस्टो का कंधा थपथपाया। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? क्या किसी कुत्ते ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है? हम सिर्फ तुम्हें ब्लफ कर रहे थे। हम किसी भी स्ट्रेंज वर्ल्ड में दाखिल नहीं हुए। हमें बस तुम्हारे माल में कुछ गड़बड़ी का शक हुआ, क्योंकि पिछले स्मगलिंग ऑपरेशंस काफी स्मूथ रहे थे और अचानक एक बियॉन्डर इंसिडेंट शामिल हो गया। इसलिए हमने तुम्हें धोखा देने का फैसला किया। राट क्रिस्टो खुद को परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। वाकई, अगर फ्रांका और सीएल सच में किसी अजीब दुनिया में दाखिल हुए होते, तो वे इतनी जल्दी वापस नहीं आते। अर्किन और बाकी लोग घंटों से गायब थे। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? वो उनकी चाल में क्यों फंस गया? अपनी भावनाओं को दबाते हुए क्रिस्टो ने फ्रैंका की ओर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा। कृपया बॉस को मत बताना कि मैंने उस आइटम के बारे में बताया है। वो मुझसे खुश नहीं होंगे। फ्रांका ने लुमियन की ओर एक अजीब नजर डाली और रथ क्रिस्टो से कहा, ठीक है, अब से तुम पर मेरा एक एहसान उधार रहा। ऑल राइट। क्रिस्टो जल्दी से मान गया। स्मगलिंग ऑपरेशन के लीडर को विदाई देने के बाद लुमियन और फ्रांका वेयरहाउस से बाहर निकले और एवेन्यू डू मार्श की संकरी सड़क पर आ गए। मुझे आज एहसास हुआ कि क्रिस्टो एकदम मूर्ख है। वो बहुत भोला है। फ्रांका ने अपने पास खड़े लुमियन की ओर देखते हुए सन्नाटा तोड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक थी, लेकिन वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुम दूसरों को धोखा देने में काफी माहिर हो। लुमियन ने एक शांत रवैया अपना लिया। कॉर्डू में, तुमने कॉर्डू के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वे मुझे प्रैंकस्टर किंग कहते हैं। फ्रांका वांटेड पोस्टर की वजह से कॉर्डू से वाकिफ थी। लुमियन को देखकर मुस्कुराई और जवाब दिया, क्या तुमने मुझसे पहले झूठ बोला था? है, जन्ना का तुम्हारे बारे में अंदाजा पूरी तरह गलत नहीं था। तुम्हारे पास कनिंग और ट्रिकरी है। तुम मेरी बहन की साथी हो। मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, लुमियन ने ईमानदारी भरे चेहरे के साथ कहा। हालांकि उसने पूरा सच उजागर नहीं किया। भले ही फ्रांका डिविनेशन के जरिए पुष्टि करती, उसे धोखे का कोई संकेत नहीं मिलता। फ्रांका ने उसके भावों को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं मगल के भाई पर भरोसा करने को तैयार हूँ। चलो नाटक करते हैं कि तुम्हें गार्डनर की आइटम के बारे में नहीं पता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच जानने पर तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगी। ऑल राइट। लुमियन मान गया, आज्ञाकारी रूप से वही भूमिका निभाते हुए जो उसने औरोर के सामने अपनाई थी। दोनों फिर एवेन्यू डू मार्श पर अपने अपने रास्ते चले गए। एक साल दे बाल ब्रीज की ओर बढ़ गया, जबकि दूसरा रू दे ब्लूजेस ब्लॉन्च की ओर मुड़ गया। रात के 8 बज चुके थे और आसमान गहरा हो गया था। दीवारों में लगे गैस वॉल लैंप्स डांस हॉल को रोशन कर रहे थे, जिससे पूरी पहली मंजिल पर एक पीली रोशनी फैल रही थी। जैसे जैसे वे डांस फ्लोर के करीब पहुंचे, माहौल और धुंधला होता गया। शुभकामनाओं के बीच
लूमियन बार काउंटर पर बैठ गया और उसने फेनल और मिंट एब्सिंथ का एक गिलास ऑर्डर किया, जिसे पैरट के नाम से जाना जाता है। यह ड्रिंक काफी इनविगोरेटिंग थी और सिर्फ एक घूंट से उसका दिमाग ऐसे साफ हो गया जैसे उसे थप्पड़ मारकर जगाया गया हो। लूमियन कुछ देर बैठा रहा, जेना के रिस्क गानों का लुत्फ उठाता रहा। आखिरकार उसने देखा कि चार्ली हाथ में ट्रे लिए बार काउंटर की ओर आ रहा है। सियल, बॉस? चार्ली ने लूमियन को देखते ही अपने पुकारने के तरीके को तुरंत बदल लिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि बारटेंडर उसे देख रहा है। लूमियन ने साइकिडेलिक ग्रीन लिक्विड का एक घूंट लिया और मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हें डांस हॉल ज्यादा पसंद है या मोटल का अंडरग्राउंड बार? चार्ली ने बारटेंडर और दूसरे वेटर्स की ओर देखा और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे अभी भी मोटल बार ही पसंद है। वहां मैं सेंटर ऑफ अटेंशन रहता हूं। मैं बता सकता हूं। लूमियन हंसा और उस युवा महिला सिंगर की ओर सिर हिलाया जिसने जेना की जगह ली थी। क्या वो तुम्हारे दोस्त की बेटी है? चार्ली ने पहले एक दोस्त का जिक्र किया था जो लोन शार्क का शिकार हो गया था। बैरन ब्रिग्नेस के दबाव में उस दोस्त ने दुखद रूप से एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अब उसकी बेटी साल दे बाल ब्राइज में गाने के लिए मजबूर थी। यस, चार्ली ने दुखी भाव से जवाब दिया। वो महिला सिंगर जिसने ग्लैमरस लेकिन रिवीलिंग ब्लाउज और स्कर्ट पहनी थी, लगभग जेना की उम्र की थी, लेकिन उसमें वैसा आकर्षण नहीं था। करीब से देखने पर लूमियन को दोनों के बीच मुख्य अंतर महसूस हुआ। जेना की आंखों से एक अलग चमक निकलती थी, जबकि अपनी नकली मुस्कान के बावजूद दूसरी सिंगर की आंखों में रोशनी गायब थी। चार्ली ने अपना मुंह खोला, जैसे कुछ पूछने में हिचकिचा रहा हो, लेकिन अंत में उसने इसके खिलाफ फैसला किया और चुप रहा। लूमियन ने पैरट का एक और घूंट लिया और बैकग्राउंड में बज रहे गाने में खोकर गहरी सोच में डूब गया। रात के 10:30 बजते ही वो खड़ा हुआ और वापस ऊपर चला गया। उसने एक घिसी हुई लिनन शर्ट, एक पुराना जैकेट, भूरे रंग की पैंट पहनी और ऊपर से एक डार्क ब्लू कैप लगा ली। इस दिखावे के साथ वो एक वैगाबॉन्ड जैसा लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने खिड़की खोली और डांस हॉल के पीछे की गली में कूद गया। उसका इरादा थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स का दौरा करना था। उसके प्रोफेसी स्पेल ने खुलासा किया था कि मिस्टर ईव, जो ऑबर्ज डू कॉकडोर का लैंडलॉर्ड है, इस शुक्रवार यानी आज रात के 11 बजे और दोपहर के 12 बजे के बीच थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स में मौजूद होगा। लूमियन को अकेले ही ईविल गॉड मदर ट्री ऑफ डिजायर से जुड़े मामले का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उसका उनसे सीधे टकराने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसका लक्ष्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना और ऑब्जर्वेशन के जरिए और समस्याओं का पता लगाना था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मिस्टर ईव और दूसरों का इस्तेमाल करके उस जगह का पता लगाना था जहां सुजाना मटीज अपनी जिंदगी के दौरान रहती थी, और वो चीज हासिल करना था जो उसने लंबे समय तक अपने पास रखी थी। ये एक्सोर्सिज्म स्पेल के लिए जमीन तैयार करेगा जब वो आखिरकार हमला करेगी। हालांकि समय पर रिचुअलिस्टिक मैजिक पूरा करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन तैयार रहना गार्ड ऑफ होने से बेहतर था। कुछ चक्कर लगाने के बाद लूमियन थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स के बाहर पहुंचा। चूंकि अभी रात के 11 बजे नहीं बजे थे, उसे अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं दिखी। इसके बजाय उसने एक कोना ढूंढा और एक असली ट्रैम्प के हाव भाव के साथ मिस्टर आइव के बेज रंग के 6 मंजिला अपार्टमेंट को ऑब्जर्व करते हुए बैठ गया। कुछ ही देर में लूमियन ने लैंडलॉर्ड को देख लिया। मिस्टर ईव लमाश डू क्वाटे डू जेंटलमैन से वापस आया, हाथ में एक ब्लैक केन लिए हुए। उसने एक फेडेड डार्क सूट, चेस्टनट पैंट्स और एक पुरानी हाफ टॉप हैट पहनी हुई थी। कुछ मिनटों बाद उसके अपार्टमेंट की एक खिड़की से मध्यम रोशनी निकली। लूमियन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे जैसे उसने इंतजार किया, उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। मिस्टर ईव अभी तक थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स की ओर क्यों नहीं गया? रात के 11 बज चुके हैं। खिड़की से पीली रोशनी निकलती रही और बीच बीच में कुछ आकृतियां वहां से गुजरीं। 15 मिनट बीत गए, फिर भी मिस्टर आइव अपने अपार्टमेंट से नहीं निकला, एवेन्यू डू मार्श पार नहीं की और थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स में दाखिल नहीं हुआ। लूमियन खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या मेरे प्रोफेसी स्पेल में कोई गलती हो सकती है? चैप्टर 193, लक एनहांसमेंट। लूमियन ने आधी रात करीब आने तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे ही घड़ी में रात के 11:30 बजे आइव के कमरे की लाइट बंद हो गई, फिर भी अपार्टमेंट से कोई बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि उस कंजूस ने गैस बिल बचाने का फैसला किया था और रात के लिए सो गया था। थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स में नाटक का आखिरी हिस्सा आधी रात करीब आते ही खत्म हो गया। ऑडियंस एक एक करके बाहर निकलने लगी, लेकिन कोई भी थिएटर के अंदर नहीं गया। लूमियन खुद से बुदबुदाया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसी स्पेल का जवाब पर्याप्त सटीक न हो? आखिरकार ये रिचुअलिस्टिक मैजिक मैंने खुद किया था। ये स्वाभाविक है कि इसका असर एकदम परफेक्ट न हो। हाँ, इसकी संभावना है। लेकिन क्या होगा अगर प्रोफेसी स्पेल बिल्कुल सही हो?
अपने विचारों के बीच घबराकर लूमियन का सिर तेजी से उस दरवाजे की ओर मुड़ा जो थिएटर के पोस्टरों से सजा था। अगर प्रोफेसी स्पेल सही था तो इसका मतलब था कि मिस्टर ईव वाकई रात 11 बजे से आधी रात के बीच थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स में मौजूद था। और अगर मिस्टर आइव सच में वहां था तो वो हमशक्ल शख्स कौन था जो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और कभी बाहर नहीं निकला? इस बात की पूरी संभावना थी कि वो एक डिकॉय था। एक डिकॉय नहीं। लूमियन अपने ही शक की गहराई को समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसी चाल से कैसे धोखा खा सकता था, खासकर मिस्टर आइव से पहले मिलने और बात करने के बाद? वो इस बात को मानने के लिए ज्यादा इच्छुक था कि प्रोफेसी स्पेल में ही कोई कमी थी। शायद अपार्टमेंट के नीचे कोई सुरंग हो जो थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स तक जाती हो। लूमियन ने एक वाजिब वजह तलाशते हुए सोचा। ट्रायर एक ऐसा शहर था जहां सुरंग बनाना बाकी जगहों के मुकाबले आसान था। इसके लिए बस अंडरग्राउंड रास्तों और सीवरों से जुड़ने के लिए थोड़ी खुदाई की जरूरत थी। हालांकि ऐसी सुरंगों के पकड़े जाने का खतरा भी बना रहता था। अंडरग्राउंड ट्रायर लोगों से भरा पड़ा था। क्वारी पुलिस इलाके में गश्त करती थी, स्मगलर्स वहां से गुजरते थे और प्लांटर्स भी वहां आते जाते थे। जब तक कि सुरंग बहुत गहरी ना हो या उसका रास्ता बहुत चालाकी से छुपाया ना गया हो, उसे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर मिस्टर आइव के अपार्टमेंट में ऐसी कोई सुरंग होती तो उसे रात में पास के अंडरग्राउंड ट्रायर प्रवेश द्वार तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हीं ख्यालों के बीच लूमियन को दो जरूरी बातें याद आईं। पहली, उसने मिस्टर ईव की किस्मत में बदलाव तब देखा था जब वे पहली बार मिले थे। अगले दिन उसने महसूस किया कि वो किस्मत रहस्यमयी तरीके से बदल गई थी। दूसरी, मिस्टर ईव के पास बियॉन्डर शक्तियां थीं और उसके ईविल गॉड मदर ट्री ऑफ डिजायर का भक्त होने की बहुत संभावना थी। कम सीक्वेंस होने के बावजूद जब ऑफिशियल बियॉन्डर्स उसे पूछताछ के लिए ले गए तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। इन उलझाने वाले तथ्यों को प्रोफेसी स्पेल और हकीकत के बीच के अंतर के साथ जोड़ते हुए लूमियन की आंखें सिकुड़ गईं और वो खुद से बुदबुदाया, एक डिकॉय, क्या ये सच हो सकता है? क्या चोरी के बाद से उस सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाला शख्स सिर्फ एक डिकॉय था? क्या इसी वजह से उसकी किस्मत बदल गई और ऑफिशियल बियॉन्डर्स कुछ भी गलत पकड़ने में नाकाम रहे? लालच में अंधे लोगों के लिए पैसा एक न रुकने वाला लालच था। इसने सबसे बेहतरीन माध्यम के रूप में काम किया। लूमियन, जिस पर 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन ढोने जैसा एहसास भारी पड़ रहा था, एक कदम पीछे हटा और आखिरी मंत्र शुरू करने से पहले सुलगते हुए नकली गोटस्किन के खत्म होने का इंतजार करने लगा। ग्रे एम्बर, एक जड़ी बूटी जो इनएविटेबिलिटी से संबंधित है, कृपया अपनी शक्तियां मेरे मंत्र को प्रदान करें। पूरा ऑल्टर अचानक जल उठा और एक अलौकिक रूप ले लिया। लूमियन के सामने मर्क्यूरी की एक काल्पनिक, जटिल और ठंडी नदी खामोशी से बहने लगी। उसने उस ट्रैम्प और सोने के सिक्के को चारों ओर से घेर लिया, जिससे लूमियन के कानों में फुसफुसाहट बढ़ गई और उसके चेहरे की नीली नसें उभर आईं। सहज रूप से लूमियन एक वरदान मांगने की उस पीड़ा से पीछे हट गया। अचानक वो काल्पनिक दृश्य सिमट गया और ऑल्टर पर रखे सोने के सिक्के की सतह पर उतर आया। सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया, सिवाय उस सोने के सिक्के के, जो अब उस चांदी काली रोशनी के नीचे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। चैप्टर 194, ट्रिगर्ड। ये नज़ारा देखकर लूमियन ने जल्दी से रिचुअल खत्म किया और सही सीक्वेंस में मोमबत्तियां बुझा दी। उसके कानों में गूंजने वाली वो पागलपन भरी आवाजें गायब हो गईं और इससे पहले कि जलन वाला दर्द उसे पूरी तरह काबू कर पाता, वो अचानक रुक गया। एक बार जब उसने ऑल्टर को रफ तरीके से साफ किया तो लूमियन ने अपनी नजर 5 वर्ल्ड डियोर के सोने के सिक्के पर डाली। अब ये अजीब नहीं लग रहा था। कार्बाइड लैम्प की रोशनी में नहाया हुआ ये एक दिलकश सुनहरी चमक के साथ झिलमिला रहा था, जो किसी भी दूसरे सिक्के से अलग नहीं था। लूमियन की आंखें अचानक गहरी हो गईं, जैसे वो किसी जिंदा चीज को देख रहा हो और उसकी किस्मत का मुआयना कर रहा हो। आमतौर पर वो किसी ऑब्जेक्ट की किस्मत नहीं देख सकता था, लेकिन इस बार बात अलग थी। ध्यान केंद्रित करने के बाद उसने महसूस किया कि वो सोने का सिक्का काले धुएं से घिरा हुआ था, जिसमें खून जैसी लाल चमक की झलक थी। काले धुएं का मतलब था बदकिस्मती, जबकि लाल चमक आने वाली तबाही की ओर इशारा कर रही थी। फ्यू, लूमियन ने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि लक एनहांसमेंट स्पेल कामयाब रहा। उस ट्रैम्प की अगले कुछ दिनों की बदकिस्मती सोने के सिक्के में ट्रांसफर हो गई थी। हालांकि अगर लूमियन को 3 दिनों के भीतर इस किस्मत को झेलने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं मिला तो ये वापस उस ट्रैम्प के पास चली जाएगी और हमेशा के लिए अनट्रांसफरेबल हो जाएगी। लूमियन ने कुछ सेकंड तक उस ट्रैम्प को देखना जारी रखा और पुष्टि की कि उसकी किस्मत अस्थायी रूप से नॉर्मल हो गई है, न अच्छी और न ही बुरी। संतुष्ट होकर लूमियन ने ऑल्टर के किनारे से झुककर वो 5 वर्ल्ड डियोर उठा लिया, जो किस्मत ट्रांसफर करने के लिए मीडियम का काम कर रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ये करने से उस चीज से जुड़ी बदकिस्मती उसके अंदर आ जाएगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि लक एनहांसमेंट स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए खास शर्तें जरूरी थीं। पहली, पाने वाले को अपनी मर्जी से सोने का सिक्का स्वीकार करना होगा और उसे हासिल करने की इच्छा रखनी होगी। दूसरी, पूरी प्रोसेस के दौरान पाने वाले को ऐसी स्थिति का फायदा उठाना होगा जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, अगर लूमियन उस सोने के सिक्के का इस्तेमाल खरीदारी के लिए करता तो दुकानदार को सिर्फ इसलिए बदकिस्मती नहीं झेलनी पड़ती क्योंकि उसने वो चीज स्वीकार की है, जब तक कि वह लूमियन को कोई नकली चीज न बेचे या बेईमानी से लेन देन में हेराफेरी न करे। इसी तरह अगर लूमियन चुपके से वो सोने का सिक्का चार्ली की जेब में उसकी जानकारी के बिना डाल देता तो चार्ली को इस्तेमाल करते वक्त बदकिस्मती का सामना नहीं करना पड़ता। सिक्के का असली मालिक होने के नाते लूमियन इसे वापस लेते समय स्वाभाविक रूप से लक एनहांसमेंट स्पेल से अप्रभावित रहा। लक एनहांसमेंट स्पेल को ट्रिगर करने के दो आसान तरीके थे, सिक्के को अपनी जेब में रखना और टारगेट को उसे चुराने देना। वो इसे पीछे छोड़ने का नाटक भी कर सकता था ताकि टारगेट उसे उठा ले। लूमियन का मानना था कि जब तक मिस्टर आइव जैसे लोग जिन्हें कंजूसी की आदत लग गई थी उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, तब तक उनके मन में पैसों के लिए लगाव बना रहेगा। उनके लिए ऐसे जाल में फंसना आसान होगा। ऑल्टर पर मौजूद अलग अलग निशानों को मिटाने के बाद उसने उस ट्रैम्प को अपनी पीठ पर लादा और सतह पर वापस आ गया। उसने उसे वापस उसी गली में पटक दिया जहां वो मिला था। उसके हाथ पैर बांधने वाली रस्सियां और आंखों कानों पर ढका कपड़ा हटा दिया। ट्रैम्प की हालत देखते हुए लूमियन ने उसे एक जोर की लात मारी और वहां से चला गया। ट्रैम्प धीरे से हिला और डर के मारे विनती करने लगा, कृपया मुझे जाने दो। उसने अपनी आंखें झपकाईं और सहज रूप से अपने आसपास का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं था और वो खुद को अभी भी अपनी उसी पुरानी जगह पर सोता हुआ पाया। ट्रैम्प खामोश हो गया। जैसे जैसे उसके होश वापस आए उसका पहला रिएक्शन अपनी जेब में हाथ डालना था। उसके दिमाग में एक सिहरन दौड़ गई और एक खुशमिजाज चेहरे के साथ उसने वन वर्ल्ड डियोर का चांदी का सिक्का बाहर निकाला। ये अभी भी यहीं है, ये वाकई अभी भी वहीं है, ये कोई सपना नहीं था। ऊपर से बढ़ती मध्यम लाल चांदनी और आसपास को रोशन करने वाले स्ट्रीट लैंप्स के नीचे ट्रैम्प ने बार बार उस चांदी के सिक्के को टटोला और खुद को यकीन दिलाया कि ये नकली नहीं है। तभी उसे अपने शरीर की जांच करने की याद आई। जल्द ही उसने देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा। उसके अलावा वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। ट्रैम्प लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपना पिछला हिस्सा मलते हुए बुदबुदाया, ये उस तरह का परवर्ट नहीं है। दिवालिया होने से पहले की दुनिया देखने के कारण वो जानता था कि ट्रायर में अजीबोगरीब लोगों की कमी नहीं है। नतीजतन कई तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थीं। कुछ का मानना था कि मर्द और औरत सिर्फ प्रजनन के लिए हैं, जबकि दूसरे मानते थे कि सच्चा प्यार सिर्फ मर्दों के बीच ही पनपता है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी महफिलें सजती थीं जो मानते थे कि औरतें ही अपनी जाति को प्यार करने का राज जानती हैं। ट्रैम्प को शुरू में शक था कि वो गंदे बिना नहाए मर्दों के प्रति खास लगाव रखने वाले लोगों का शिकार हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने उसके खून में दिलचस्पी ली थी और थोड़ा खून निकाला था। वो वन वर्ल्ड डियोर उसका इनाम था। उसने पहले ऐसी कहानियां सुनी थी कि प्रभावशाली लोग खुद को जिंदा रखने के लिए लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का सहारा लेते हैं। कम से कम वन वर्ल्ड डियोर तो है। ट्रैम्प तुरंत खुश हो गया और खून की कमी के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसके मन में ये उम्मीद भी जगी कि शायद वो दूसरा पक्ष उसे एक बार फिर ढूंढेगा। जब वो समय आएगा तो वो खुशी खुशी उनकी मनचाही कीमत के बारे में पूछेगा। ... लूमियन ने तांबे के सिक्के के उछाल पर भरोसा किया और फैसला किया कि वो रात ऑबर्ज डू कॉकडोर में बिताएगा। नतीजतन वो रूम 207 में वापस आ गया और सुबह 6 बजे तक सोया। नाश्ता करने, थोड़ी एक्सरसाइज करने, फिर मोटर लौटने, कपड़े बदलने और खुद को डिस्गाइज करने के बाद लूमियन एवेन्यू ड्यू मार्श की ओर चल दिया ताकि उन दो सफाई करने वाली औरतों को ढूंढ सके जो पहले से ही काम में जुटी थीं। लूमियन की नजर 50 के आसपास की एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी जिसने सुनहरी विग और मेकअप पहन रखा था और लॉबी में कचरा साफ कर रही थी। लूमियन ने अपने कदम रोके और गौर से पूछा, तुम एलोडी हो, है ना? उसे याद आया कि चार्ली ने उसका नाम लिया था। हाँ, मिस्टर सीएल, एलोडी ने सीधे होकर जवाब दिया। उसने एक पुराना लेकिन साफ भूरे सफेद रंग का ड्रेस पहना था और उसकी ऊंचाई लगभग 1.65 मीटर थी। उसके चेहरे के नैन नक्शों से यह साफ था कि वो अपनी जवानी में काफी आकर्षक रही होगी। तुम मुझे जानती हो? लूमियन ने लापरवाही से पूछा। एलोडी ने ईमानदारी से जवाब दिया, मिस्टर चार्ली कॉलेंट ने पहले आपके बारे में बताया था। उन्होंने जिक्र किया था कि आप होटल के गार्डियन हैं। हैं, जैसा कि चार्ली से उम्मीद थी। ये सही रवैया है, हीन भावना या डर का कोई निशान नहीं।
लूमियन को महसूस होने लगा कि एलोडी वो सफाई वाली औरत कोई पुरानी स्ट्रीट गर्ल नहीं थी, जैसा कि चार्ली ने अंदाजा लगाया था। उसने सहजता से पूछा, मैंने चार्ली से सुना था कि तुम पहले थिएटर एक्ट्रेस थीं। हाँ, एलोडी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने 2 थिएटरों में काम किया था और सपोर्टिंग रोल्स निभाए थे। हालांकि उनमें से एक दिवालिया हो गया और दूसरे ने किसी वजह से मुझे काम पर रखना बंद कर दिया। तब तक मैं काफी उम्रदराज हो गई थी। जब वो पुराने वक्त को याद कर रही थी, तो उसके व्यवहार में थोड़ी उदासी झलक रही थी। लूमियन ने सिर हिलाया और मोटल के दरवाजे की ओर देखा। क्या तुमने कभी थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स के बारे में सुना है? यही वो सवाल था जिसमें उसकी असल दिलचस्पी थी। इलोडी नाम की ये सफाई कर्मचारी मूल रूप से एक थिएटर एक्ट्रेस थी, लेकिन उसे मिस्टर ईव ने काम पर रखा था, जो उस मोटल का लैंडलॉर्ड था जिसके थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स के साथ करीबी रिश्ते थे। ये थोड़ा संदिग्ध था। इलोडी का चेहरा खिल उठा। मुझे पता है कि उनके नाटक शानदार होते हैं। कलाकारों के पास बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स हैं। उनके शो की टिकट खरीदने के लिए 1 महीने तक पैसे बचाना फायदे का सौदा है। जब मैं थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स में एक परफॉर्मेंस देखने गई थी, तो मुझे पता चला कि उन्हें आधे दिन के लिए एक सफाई वाली औरत की जरूरत थी। इसी तरह मैं यहाँ पहुंच गई। समझ गया। ऐसा लगता है कि इसका थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स या मिस्टर आइव से कोई लेना देना नहीं है। लूमियन ने शक पैदा होने से बचने के लिए और ज्यादा पूछताछ नहीं की। वो मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास और भी काम है। एलोडी को लगा कि मिस्टर सीएल मोटल के हितों की रक्षा के लिए सफाई कर्मचारी के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया। हर दिन दोपहर दोपहर के 2 बजे से रात रात के 10 बजे तक मैं मार्केट डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण में एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। इसे गुडविल केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, जो रूस सां हिलेर पर स्थित है। रूस सां हिलेर ट्राये की शहर की दीवारों के साथ चलती थी और क्वार्टियर डू जार्डिन बोटनिक की फैक्ट्रियों के पड़ोस में थी। ट्रायर की फैक्ट्रियों ने रोजेल के दौर की एक प्रथा को बरकरार रखा था। अगर प्रोडक्शन 24 घंटे चलता था, तो वर्कर्स को 3 शिफ्टों में बांटा जाता था, एक सुबह से दोपहर तक, दूसरी दोपहर से शाम तक और आखिरी रात के लिए। ये काफी थकाने वाला लगता है, लूमियन ने आह भरते हुए कहा। इलोडी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मेरे 2 बच्चे हैं जो लगभग बड़े हो गए हैं। एक बार जब उन्हें अपनी नौकरी मिल जाएगी, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे पति का क्या? लूमियन ने लापरवाही से पूछा। एलोडी का चेहरा उतर गया। कुछ साल पहले एक फैक्ट्री एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। लूमियन ने और गहराई से नहीं पूछा। इसके बजाय उसने एक दूसरी सफाई कर्मचारी के साथ बातचीत शुरू की, जो ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर के रखवाले के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। रू अनर्की से बाहर निकलकर लूमियन एवेन्यू डू मार्श पर आ गया और थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स की ओर चल दिया। वो जानबूझकर मिस्टर ईव का इंतजार नहीं कर रहा था, जिस पर डिकॉय होने का शक था। उसका मकसद सिर्फ ऑब्जर्व करना था। उसका मुख्य उद्देश्य 126 एवेन्यू डू मार्श की ओर जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखना था। प्रोफेसी स्पेल ने खुलासा किया था कि एवेन्यू डू मार्श पर उसका सामना लुईस लंड से होगा। हैमर 8 ने जिक्र किया था कि लुईस लंड एक बार फिर पॉइजन स्पर मॉब के बॉस ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को ढूंढेगा इस शनिवार या रविवार को, और ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर 126 एवेन्यू डू मार्श पर रहता था। इस जानकारी के मेल के साथ लूमियन ने फैसला किया था कि वो सोमवार को एवेन्यू ड्यू मार्श पर एक स्थायी निवासी बन जाएगा और अपने टारगेट से टकराने की उम्मीद में वहां भटकता रहेगा। जैसे ही लूमियन थिएटर डे लॉन्सियन केज अ पिजन्स और मिस्टर ईव के अपार्टमेंट के पास पहुंचा, उसने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। कभी कभी वो ट्रैम्प्स के बीच बैठ जाता था, तो कभी कभी वो पास के कैफे में ड्रिंक के लिए जाता था। चूंकि वो पहले से ही वहां था, तो मिस्टर आइव पर नजर रखना स्वाभाविक था। आखिर ये एवेन्यू डू मार्श ही तो थी। लगभग 45 मिनट के बाद लूमियन को आखिरकार मोटल का लैंडलॉर्ड दिखाई दिया। एक पुराने फॉर्मल सूट, एक घिसी पिटी टॉप हैट और एक काली छड़ी के साथ, जिसका पेंट उतरने वाला था, मिस्टर ईव अपार्टमेंट से बाहर निकला और सुहेत स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन की ओर चल दिया। लूमियन धीरे से खड़ा हुआ और अपने पीछे देखा। उसने डर का नाटक किया और ऐसे दौड़ने लगा जैसे कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा हो। मिस्टर आइव को पीछे से ओवरटेक करने की कोशिश में वो गलती से उनसे टकरा गया। एक खड़खड़ाहट हुई और एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर गया। फिर भी लूमियन उससे बेखबर लग रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और घबराहट में वहां से भाग निकला। मिस्टर आइव बड़बड़ाया। उसकी नजर अचानक फुटपाथ पर पड़े उस सोने के सिक्के पर पड़ी। अनजाने में वो उस असभ्य व्यक्ति को आवाज देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जल्दी से अपने आसपास का मुआयना करते हुए वो फुर्ती से नीचे झुका और 5 डियोर का सिक्का उठा लिया। बड़ी बेपरवाही से उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चैप्टर 195 कैंडिडेट।
एक काली स्ट्रीट लैंप के साए में छुपे हुए मिस्टर आइव से महज 20 मीटर की दूरी पर लूमियन ने सावधानी से झुकते हुए अपनी टोपी और नीचे खींच ली। उसने भीड़ के बीच से गौर से देखा कि उसके टारगेट ने चमकता हुआ सोने का सिक्का उठा लिया है और उसे चुपके से छुपाकर रख लिया है। तभी लूमियन ने राहत की सांस ली। अपना एक हाथ बेपरवाही से जेब में डाले हुए वो 126 एवेन्यू डी मार्श की ओर चल दिया। उसने अब उस नकली डिकॉय पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि लक एनहांसमेंट स्पेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था और अब इसे रोका नहीं जा सकता था। हालांकि इस जादू को अपना असर दिखाने में समय चाहिए था। आधे दिन या ज्यादा से ज्यादा एक पूरे दिन के भीतर बदकिस्मती उस नकली मिस्टर एव को लगातार परेशान करने लगेगी। लूमियन को बस सही मौका आने पर एक छोटी सी घटना को अंजाम देना था, और इस बात के पूरे चांस थे कि वो मिस्टर ईव अनजाने में ही असली बियॉन्डर्स के सामने अपनी अजीब फितरत जाहिर कर देगा। जैसे जैसे लूमियन आगे बढ़ा, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि 126 एवेन्यू डू मार्श और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर का ठिकाना था, जो पॉइजन स्पर मॉब का मुख्य केंद्र था। इसलिए उसने खुद को जाहिर होने के डर से ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की। एक कैफे की खिड़की के पास तिरछे होकर 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर बैठते हुए उसने एक फर्मो कॉफी और एक डायरियोल का ऑर्डर दिया। अपने रिफ्रेशमेंट्स का इंतजार करते हुए लूमियन ने एवेन्यू डू मार्श पर आने जाने वालों को ध्यान से देखा और उसकी नजर कैफे की दीवारों पर लगे प्रमोशनल पोस्टर्स पर टिक गई। उन पोस्टरों में एक मुख्य विषय रविवार से शुरू होने वाले नेशनल कन्वेंशन के चुनाव थे। इस पद के लिए 3 दावेदार मुकाबला कर रहे थे। नेशनल पार्टी की ओर से मैथ्यू बुलॉन्जे, एनलाइटनमेंट पार्टी का नेतृत्व करने वाले ह्यूग्स आर्टवा और रेवोल्यूशनरी पार्टी से जाक सॉन्सॉन। जैसे ही लूमियन ने 126 एवेन्यू डू मार्श की ओर लोगों का जोश देखा, वो उम्मीदवारों के मैनिफेस्टोस को पढ़ने में मग्न हो गया। मैथ्यू बुलॉन्जे, जो लिमार्श डू क्वाटे डू जेंटलमैन जिले के मौजूदा संसद सदस्य थे, इंटिस की पुरानी शान को वापस लाने के पक्षधर थे। उनका नारा था, मेक इंटिस ग्लोरियस अगेन। बुलॉन्जर ने देश की मौजूदा मुश्किलों की वजह लोएन किंगडम के खिलाफ हालिया युद्ध में मिली हार को बताया। उनका प्रस्तावित समाधान इंटिस की सेना को नए सिरे से संगठित करना और इंटिस के हितों को प्राथमिकता देना था। वो सदर्न कॉन्टिनेंट में खोए हुए फायदों को वापस पाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और मार्केटप्लेस डिस्ट्रिक्ट को बदलना चाहते थे। बुलॉन्जे का मानना था कि मेकिंग इंटिस ग्लोरियस अगेन की प्रक्रिया मार्केट प्लेस डिस्ट्रिक्ट के निवासियों को रोजगार के भरपूर अवसर देगी, जिससे वे सदर्न कॉन्टिनेंट में जाकर सेना में भर्ती होकर या विदेशी व्यापार के जरिए दौलत जमा कर सकेंगे। ह्यूग्स आर्टवा, जो हाल ही में काफी लोकप्रियता हासिल करने वाले उम्मीदवार थे, उन्होंने मोर जॉब्स फॉर अ फेयर सोसाइटी की वकालत की। उनका वादा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का था, जिसके लिए वो मार्केट प्लेस डिस्ट्रिक्ट के दक्षिणी हिस्से में और कारखाने बनाना चाहते थे, और साथ ही उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे जिन्होंने फैक्ट्री मालिकों, बैंकरों और व्यापारियों को बांध रखा था। हालांकि उनके इरादों में चर्च और रईसों को मिले विशेषाधिकारों को चुनौती देना और उन पर भारी टैक्स लगाना भी शामिल था। रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य जाक सॉन्सॉन भी ह्यूग्स आर्टवा की इस बात से सहमत थे कि आधुनिक दुनिया में सामाजिक विशेषाधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। चर्च से जुड़ाव या वित्तीय फायदों की परवाह किए बिना सांसों का मानना था कि सभी को बराबर टैक्स देना चाहिए। उन्होंने बेबाकी से दावा किया कि मौजूदा टैरिफ नीतियां इंटिस की प्रगति में बाधा डाल रही हैं, खासकर शहर की दीवारें और ट्रायर के चारों ओर बनी 54 चौकियां। सांसों ने माल की मुफ्त आवाजाही और एक मुक्त बाजार की स्थापना की वकालत की, जिससे कारखानों की संख्या बढ़ेगी और टैक्स से मिलने वाली कमाई में भारी बढ़ोतरी होगी। उनका मानना था कि इन सुधारों के साथ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाना शुरुआती झटकों से जल्दी उबर जाएगा। वक्त आने पर सांसों ने सम्राट रोजेल की कल्पित एन्युइटी गारंटी सिस्टम को लागू करने की योजना बनाई थी, जो मार्केट प्लेस डिस्ट्रिक्ट के श्रमिकों को जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। उनका नारा गूंज रहा था, टेक डाउन दोज डैम्ड वॉल्स। उम्मीदवारों के मैनिफेस्टोस को पढ़ने के बाद लूमियन को जाक सांसों को वोट देने का मन करने लगा। हालांकि ये अनिश्चित था कि क्या सांसों अपने विचारों को हकीकत में बदलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन सस्ती शराब और सामान मार्केट प्लेस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ठोस फायदे और सुरक्षा लेकर आएंगे। जहां तक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर टैक्स लगाने की बात थी, उन्हें इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, जब तक कि बोझ एक कॉपेट से ज्यादा न हो। फिर भी ये साफ था कि जाक सांसों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उनके चुनाव पोस्टर सबसे दूर के कोनों में धकेल दिए गए थे, जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। ये बर्ताव नेशनल कन्वेंशन के भीतर रेवोल्यूशनरी पार्टी की हमेशा से रही अल्पसंख्यक स्थिति की वजह से था। चूंकि पॉइजन स्पर मॉब एनलाइटनमेंट पार्टी के ह्यूग्स आर्टवास का समर्थन कर रही थी, लूमियन ने अपना पूरा ध्यान इसी उम्मीदवार की ओर लगाया। उसने न केवल आर्टवास के चुनावी वादों को पढ़ा, बल्कि उसकी रंगीन तस्वीरों को भी गौर से देखा। आर्टवास 30 के दशक का एक आदमी था, जिसके सिर पर काले, घने और घुंघराले बाल थे और कनपटी के पास सफेदी की झलक थी।
उसकी नाक ऊंची और गर्व से भरी थी और आंखें गहरी नीली थीं। उसकी ऊंचाई सबका ध्यान खींचती थी और औपचारिक कपड़ों में वो काफी शालीन नजर आता था। जैसे ही वो एवेन्यू डू मार्श के बीच में पहुंचा, लुमियन का ध्यान सड़क किनारे लगी एक भीड़ की ओर गया। भीड़ के बाहरी घेरे में काले रंग की वर्दी वाले पुलिस अधिकारियों का घेरा था, जबकि घुड़सवार अधिकारियों की दो कतारें आने जाने वालों पर नजर रख रही थीं। वहां मौजूद 200 से 300 लोगों के बीच एक काम चलाऊ लकड़ी का मंच बना था। काले सूट और बिना बोट आई के एक आदमी मंच पर कमान संभाले हुए था। उसकी तस्वीर वाला एक विशाल पोस्टर उसके पीछे के घर की बाहरी दीवार पर लगा था। उसकी कड़क आवाज गलियों में गूंज रही थी। हमें नौकरियों की जरूरत है। हमें बेहतर आमदनी की जरूरत है। मैं रूस सेंट हिलेर पर और कारखाने बनवाऊंगा। मैं इन कारखानों के लिए टैक्स में रियायत देने का वादा करता हूँ। क्या ये मिस्टर ह्यूग्स आर्टवा नहीं है? लुमियन अपनी औसत से ज्यादा इंटेस ऊंचाई का फायदा उठाते हुए लकड़ी के मंच पर बोल रहे व्यक्ति को साफ देख सकता था। ये वही शालीन, काले बालों वाला और नीली आंखों वाला ह्यूग्स आर्टवास था जिसे पॉइजन स्पर मॉब का समर्थन हासिल था। लुमियन ने कुछ सेकंड तक सुना और उसकी नजरें सहज ही ह्यूग्स आर्टवा के सामने वाली इमारत के ऊपरी हिस्सों, खिड़कियों और छत को टटोलने लगीं। जैसा कि उम्मीद थी, उसने पुलिस अधिकारियों या उन लोगों को पहचान लिया जो साफ तौर पर उस घर के नहीं थे। वो वाकई बहुत सुरक्षित है। मैं इन जगहों से राइफल का इस्तेमाल करके ह्यूग्स आर्टवा के सिर या सीने में गोली नहीं मार सकता। लुमियन ने अपनी नजरें फेर लीं और उसके मन में थोड़ी निराशा पैदा हुई। चुनाव में ह्यूग्स आर्टवास की हार पक्की करने का एक और तरीका था, और वो था उसे चुनाव लड़ने से ही रोक देना। जो लोग मर जाते थे, वे चुनाव लड़ने का अपना अधिकार अपने आप खो देते थे। लुमियन ने कैफे में रहते हुए इस योजना की गंभीरता पर गहराई से विचार किया था, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि इससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के गुंडों को शायद सक्रिय कर दिया जाएगा और बलि का बकरा बनाया जाएगा। वो खुद भी उसी श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी असली पहचान उजागर होने की पूरी संभावना थी, जिससे उसे मार्केट डिस्ट्रिक्ट या शायद पूरा ट्रायर ही छोड़कर भागना पड़ता। वो मडाम प्यूलिस और पाड्रे का पीछा करने का मौका खो देता। उम्मीदवार की हत्या करना काफी बड़ी चुनौती लग रही थी। अगर वो सफल हो भी जाता तो भाग निकलने की कोई गारंटी नहीं थी। लुमियन ने अपनी नजर लकड़ी के मंच के पीछे खड़े लोगों की ओर घुमाई। वे शायद ह्यूग्स आर्टवास के प्रचार अभियान के सदस्य थे। 3 पुरुष और 2 महिलाएं। उनमें से एक महिला थी जिसके बाल आग जैसे लाल थे और अफवाह थी कि वो किसी कुलीन खानदान से है। उसके नैन नक्श आकर्षक थे और चेहरे की बनावट तीखी थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में एक तरह की उदासीनता झलक रही थी। लंबी और सफेद भूरे रंग के शिकारी सूट में सजी हुई वो 4 अन्य व्यक्तियों के साथ थी। लुइस लंड को खोने के डर से लुमियन ने ह्यूग्स आर्टवास के भाषण पर और ध्यान नहीं दिया। वो भीड़ से बाहर निकला और वापस साल्डिबाल ब्रीज की ओर चल दिया। दोपहर होने पर वहां बहुत कम ग्राहक थे। कुछ वेटर्स और बारटेंडर्स ब्रेक ले रहे थे, जबकि बाकी सफाई करने में व्यस्त थे। लुइस और सरकोटा को संबोधित करते हुए लुमियन बोला, 4 आदमियों को 126th एवेन्यू डू मार्श पर नजर रखने के लिए भेज दो। 126। लुइस ने हैरानी भरी आवाज में दोहराया। क्या ये ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर का ठिकाना नहीं है? क्या बॉस एक बार फिर पॉइजन स्पर मॉब के लिए मुसीबत खड़ी करने की योजना बना रहे हैं? लुमियन ने ईमानदारी भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। तुमने सही समझा। ज्यादा करीब मत जाना और ये पक्का करना कि तुम पकड़े न जाओ। अलग अलग जगहों से पहरा देना और देखना कि क्या वो आने जाने वालों के बीच दिखाई देता है। लुमियन ने दीवार पर लगे वांटेड पोस्टर्स और पास ही खड़े लुइस लंड की ओर इशारा किया। सवा मॉब में शामिल होने के बाद से लुइस का अपना वांटेड पोस्टर चुपके से और भी कम ध्यान आकर्षित करने वाली जगह पर हटा दिया गया था। लुइस और सारकोटा ने अपना ध्यान वांटेड पोस्टर की ओर लगाया और उसकी जानकारी को गौर से देखा। कॉडू विलेज जैसे शब्दों ने उनका ध्यान खींचा। वे मुख्य बात समझ गए और तुरंत मान गए। यस बॉस। एक बार जब चारों गुंडे वांटेड पोस्टर लेकर साल्डिबाल ब्रीज से चले गए तो लुमियन लुइस और सारकोटा की ओर मुड़ा। अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा काम पहली मंजिल के डांस हॉल में व्यवस्था बनाए रखना होगा। अपने निर्देश देने के बाद लुमियन ने लापरवाही से जोड़ा, मैंने अभी ह्यूग्स आर्टवा के भाषण के कुछ हिस्से सुने। बुरा नहीं था। हमारा सवॉय मॉब मार्केट डिस्ट्रिक्ट के संसद सदस्य के रूप में किसका समर्थन करता है? लुइस ने जल्दी से चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। बैरन ने जिक्र किया था कि वो मिस्टर आर्टवास को वोट देने का इरादा रखते हैं। मैं इस आदमी को चुने जाने नहीं दे सकता जब तक कि मैं उससे पहले पॉइजन स्पर मॉब को खत्म न कर दूं। हालांकि उस गिरोह को अभी भी मैडाम मून का रहस्यमयी समर्थन हासिल है। भले ही एक ब्लैक स्कॉर्पियन गिर जाए, दूसरा रेड स्कॉर्पियन उभर आएगा। हाँ, चुनाव इसी रविवार से शुरू होने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय,
मिलिट्री पुलिस और असली बियॉन्डर्स को हर निर्वाचन क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। मुसीबत खड़ी करना आसान नहीं होगा। क्या मुझे सवॉय मॉब के मजदूरों, कुलियों और वेटर्स को इसमें शामिल करना चाहिए? लुमियन ने सोचा कि मैथ्यू बुलॉन्जर और जाक सैनसॉन दोनों के लिए नेशनल कन्वेंशन की सीट कैसे सुरक्षित की जाए। इंटिस कानून के अनुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 6 महीने से रहने वाले और नौकरी करने वाले या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उस जिले में पंजीकरण करने और वोट देने का अधिकार था। लुमियन खुद ट्रायर आए हुए अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था। सोच में डूबे हुए उसने खिड़की पर नजर रखी, इस उम्मीद में कि लुइस लंड दिखाई दे जाए। काफी समय बीतने के बाद सुनहरा सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया। लुमियन को एहसास हुआ कि इंतजार करना अब सही विकल्प नहीं था। पहली बात तो ये कि उसकी पहचान एक समस्या थी। वह पॉइजन स्पर्म मॉब की कड़ी निगरानी में था, जो उसे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर के घर के सामने वाली इमारत में इंतजार करने से रोक रही थी। ऐसी जगह से उसकी नजर सीमित हो जाती और जरूरी विवरण छूटने का खतरा बढ़ जाता। दूसरी बात, सवॉय मॉब के नेता के रूप में उसके पास निभाने के लिए कई जिम्मेदारियां थीं और उसे आराम के पलों की भी जरूरत थी। लगातार 2 दिनों तक 24 घंटे इंतजार करना बिल्कुल नामुमकिन था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, लुमियन को एक तरकीब सूझी। जब मेरे पास इतने सारे मातहत हैं और मैंने अपने पैसों से एंथनी रीड को काम पर रखा है, तो मैं ये खुद क्यों करूं? इसी विचार के साथ लुमियन अपनी सीट से उठा और कैफे से बाहर निकलकर साल डे बाल ब्रीज की ओर चल दिया। चैप्टर 196 एलिमिनेशन। ह्यूग्स आर्टवा। लुमियन ने कभी ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं की थी। क्या सच में कंपीटिंग सावॉय मॉब और पॉइजन स्पर मॉब एक ही कैंडिडेट को एंडोर्स कर रहे थे? अगर ह्यूग्स आर्टवास कामयाब हो गया, तो क्या वो सवॉय मॉब से निपटने में पॉइजन स्पर मॉब की मदद करेगा, या वो सवॉय मॉब को पॉइजन स्पर मॉब को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में एड करेगा, या वो दोनों फैक्शंस के बीच शांति की डिमांड करेगा? लुमियन ने इस बारे में जितना पॉन्डर किया, उसे उतना ही महसूस हुआ कि कुछ अमिस था। अगर सवॉय मॉब और पॉइजन स्पर मॉब दोनों के पीछे का इन्फ्लुएंशियल फिगर कोई और नहीं बल्कि ह्यूग्स आर्टवास ही था, तो दोनों साइड्स इस हद तक बिटर एनिमीज नहीं बनते। भले ही लुमियन ने अपना पार्ट निभाया, लेकिन क्या वो बॉस और बैरन ब्रिग्नेस की ब्लेसिंग्स के अंडर एक्ट नहीं कर रहा था? इसके अलावा ह्यूग्स आर्टवा पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर नहीं था। उसके पास सवॉय मॉब और पॉइजन स्पर मॉब दोनों को प्रोटेक्ट करने की क्या अथॉरिटी थी? इसका एकमात्र प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन एनलाइटनमेंट पार्टी की मैशिनेशंस थी, लेकिन उनके लिए 2 राइवल मॉब्स को एक दूसरे से मौत तक लड़ने के लिए इंसाइट करना समझ में नहीं आता था। लुमियन, जिसके पास इस एरिया में एक्सपीरियंस की कमी थी, काफी सोच विचार के बाद भी जवाब ढूंढने में फेल रहा। वो सिर्फ रिग्रेट के साथ आह भर सका। मैं सवाय मॉब के आदमियों को ह्यूग्स आर्टवास को सपोर्ट न करने के लिए वोटर्स को चुपके से इंटिमिडेट करने के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकता। उसने लुइस की तरफ देखा। उसकी कंफ्यूजन साफ झलक रही थी जब उसने पूछा, मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं थी कि हमारी सवा मॉब ह्यूग्स आर्टवा को बैक कर रही है? लुइस तुरंत टेंस हो गया। मुझे लगा कि बैरन ने आपको अप्राइज कर दिया होगा बॉस। क्या यही हैंडओवर का पर्पस नहीं था? बैरन ब्रिग्नेस साल डेबाल ब्रीज को खोने के बाद बहुत खराब मूड में थे, इसलिए उन्होंने मुझे कई चीजों के बारे में इन्फॉर्म करने की जहमत नहीं उठाई। किसी भी मामले में जब मुझे जरूरत होगी तो मैं पता लगा लूंगा। लुमियन अंदर ही अंदर बुदबुदाया जब वो साल दे बाल ब्रीज से निकला और ऑबर्ज डू कॉकडोर लौट आया। वो सीधे 3rd फ्लोर पर गया और रूम 5 की तरफ बढ़ा, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर एंथनी रीड का ठिकाना था। अपना हाथ बढ़ाकर लुमियन ने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक गूंजी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वह शायद प्रेजेंट नहीं होगा। ये सेंस बनाता है। एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हर समय घर में बंद कैसे रह सकता है? लुमियन ने अपने साथ रखी एक नोट और फाउंटेन पेन निकाली और एंथनी रीड के दरवाजे को सरफेस की तरह इस्तेमाल करते हुए नोट पर लिखा, मुझे इंटेल मिली है कि लुइस लंड शनिवार से रविवार तक एवेन्यू डू मार्श पर देखा जाएगा। उस पर कड़ी नजर रखना। जैसे ही तुम उसे स्पॉट करो, मुझे बिना डिले के नोटिफाई करना। तुम मुझे या तो मोटेल के रूम 207 में या साल डे बाल ब्रीज में पा सकते हो। समय आने पर अग्रीड पेमेंट तुरंत कर दिया जाएगा। सीएल। नोट को रूम 305 के दरवाजे की दरार से अंदर खिसकाने के बाद लुमियन साल डे बाल ब्रीज से वापस लौट आया और कैफे में सेटल हो गया, बेसब्री से फीडबैक का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, 126 एवेन्यू डू मार्श के पास तैनात एक गैंगस्टर तेजी से डांस हॉल की ओर भागा और 2nd फ्लोर पर दौड़कर आया। क्या लुइस लंड को डिस्कवर कर लिया गया है? लुमियन अपनी सीट से उठा और अपने सबऑर्डिनेट को गौर से देखने लगा। वो मॉबस्टर बिना किसी वजह के एंग्शियस लग रहा था, जैसे किसी भूखे शेर की नजर उस पर हो। लुमियन के पूछने का इंतजार किए बिना उसने जल्दबाजी में हकलाते हुए कहा, बॉस, ये बुरा है। मैंने पुलिस ऑफिसर्स के एक ग्रुप को डिपो की तरफ जाते हुए देखा। डिपो?
क्या वो बॉस की ओनरशिप में नहीं है? आह, डिपो के पास ही राट क्रिस्टो का वेयरहाउस है। क्या फ्रांका की रिपोर्ट का असर होना शुरू हो गया है? लुमियन ने तेजी से एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। इससे वो डिसहार्टन्ड हो गया। उसकी नजर में मिरर पीपल और उनसे होने वाला कोई भी पोटेंशियल हार्म लुइस लंड के एक बाल के बराबर भी नहीं ठहर सकते थे। अपने इमोशंस और रेजिडुअल एक्साइटमेंट को दबाते हुए लुमियन अपने सबऑर्डिनेट से बोला, समझ गया, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर वापस जाओ और वांटेड पोस्टर में दिखाए गए व्यक्ति के लिए विजिलेंट रहो। आधे घंटे में मैं तुम्हारी जगह लेने के लिए 4 और लोगों को भेजूंगा। जी बॉस। गैंगस्टर ने राहत की सांस ली और नीचे चला गया। जब लुमियन ने उसे गायब होते देखा तो उसने अपने कांपते हाथों को देखा। वे अभी भी थोड़ा क्विवर्ड कर रहे थे। यह अचानक आए एक्सेलरेशन का रिजल्ट था, जो उसने तब महसूस की जब उसे लगा कि उसका सबऑर्डिनेट लुइस लंड की खबर लाया है। कभी कभी मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी डगमगा जाती है। किस्मत से मेरा एक और साइकियाट्रिक सेशन इस संडे के लिए शेड्यूल्ड है। लुमियन ने अंदर ही अंदर आह भरी, अपनी सीट ली और अपनी कॉफी का स्वाद लेने लगा। लुइस लंड को उसकी फाइनेस्ट स्टेट में वेलकम करने के लिए उसने अल्कोहल ऑर्डर करने से परहेज किया था। डॉट डॉट डॉट। राट क्रिस्टो के वेयरहाउसेस के बाहर वो अपने सबऑर्डिनेट्स और पोर्टर्स के साथ इकट्ठा हुआ था, जिन्हें 20 से 30 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स ने घेर रखा था, जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी। क्रिस्टो ने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाई और सुपरिंटेंडेंट ट्रेविस एवरेट को एड्रेस करते हुए कहा, मिस्टर सुपरिंटेंडेंट, आपने अचानक वेयरहाउसेस को क्यों घेर लिया है? मैं एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन हूँ। एवरेट, जो अपने 30s में था, ब्लैक फ्रेम ग्लासेस और चौड़ी ठुड्डी वाला आदमी था, उसने क्रिस्टो को देखा और गहरी आवाज में बोला, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी यूजुअल डीलिंग से अनजान हैं। हम तुम्हारे साथ इसलिए डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम रूल्स का पालन करते हो और जानते हो कि क्या परमिसिबल है। अब तुम्हारे पास एकमात्र चॉइस हमारे साथ कोऑपरेट करने की है और इसे जितनी जल्दी हो सके अनरावल करने में हमारी मदद करने की है। क्रिस्टो को सुपरिंटेंडेंट एवरेट के शब्दों में उम्मीद की एक किरण दिखी और उसने सिर हिलाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कल के गुड्स का बैच पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जब तक जेन्युइन अकाउंट बुक्स नहीं मिल जाती, उसे अक्यूज करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। अपने छोटे काले बालों के साथ एवरेट अपने पास खड़े आदमी की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर, आप प्रोसीड कर सकते हैं। उस आदमी की अपीयरेंस काफी रग्ड थी, जिसके फ्लफी ब्लॉन्ड हेयर, गोल्डन आईब्राउज और दाढ़ी थी। उसने थोड़ी छोटी ब्लैक पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसके बटन सोने के बने थे। उसके ईपॉलेट पर एक सिल्वर व्हाइट 7 पेटल सेंटेड आइरिस था, जिसके साथ एक ऑफ व्हाइट डायमंड स्क्वायर था। ये एम्ब्लम डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक को इंडिकेट करता था। ट्रायर के पुलिस डिपार्टमेंट में 4 रैंक्स थे, असेंडिंग ऑर्डर में: चीफ सुपरिंटेंडेंट, डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। इनमें से ट्रायर के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ एक डेप्यूटी कमिश्नर था। पूरे इंटिस रिपब्लिक में नेशनल पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, जो एक कमिश्नर थे, उनका रैंक इससे हायर था। असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ट्रायल के पुलिस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर और पुलिस कमेटी मेंबर्स के रूप में सर्व करते थे। उनके ईपॉलेट्स पर 7 पेटल्ड आइराइजेस के बगल में ऑफ व्हाइट डायमंड स्क्वायर्स दिखते थे। वहां 4 कमिश्नर्स, 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1 डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर थे, जिनमें कोई चीफ सुपरिंटेंडेंट नहीं था। दूसरे शब्दों में, ब्लॉन्ड हेयर और गोल्डन बियर्ड वाले इस अनकूथ आदमी का रैंक एमर्क के बराबर था, जो पूरे लिमाज डी क्वार्टियर डू जेंटलमैन के इंचार्ज पुलिस कमेटी मेंबर थे। हालांकि क्रिस्टो उससे पूरी तरह अनफेमिलियर था। बस मुझे अंगुलम बुलाओ, रगेड डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ने सक्सिंक्ट जवाब दिया। उसकी नजर क्रिस्टो, अर्किन और अन्य लोगों पर पड़ी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे चमकते सूरज की ओर देख रहे हों, जिससे उन्हें अपने सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंगुलेम ने अपनी नजरें हटाईं और अपने पीछे मौजूद प्लेन क्लोथ्स टीम को निर्देश दिया, तुम अब उस ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हो। टीम के 2 मेंबर्स पास खड़ी 4 व्हील्ड कैरेज के पास गए और एक चौड़ी, सपाट और बड़ी ऑब्जेक्ट से पर्दा हटाया, जो ब्लैक वेलवेट कर्टन से ढकी हुई थी। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को एंगुलेमे के बगल में पोजीशन किया। एंगुलेम ने राट, क्रिस्टो और दूसरों से आंखें मिलाईं, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मेरे सामने एक एक करके लाइन लगाओ। क्रिस्टो ने महसूस किया कि उसकी पॉकेट में मौजूद बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। उसने अनुमान लगाया कि एंगुलेम एक ऑफिशियल बियॉन्डर था, कोई ऐसा जिसके पास कंसिडरेबल पावर थी। कुछ पलों के सोच विचार के बाद वो डरते हुए एंगुलेमे के पास गया। रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक एंगुलेमे ने ब्लैक वेलवेट कर्टन को खींचकर खोला, जिससे उसके बगल में मौजूद ऑब्जेक्ट की कंप्लीट अपीयरेंस रिवील हो गई। ये एक फुल बॉडी मिरर था, सिंपल और अनअडॉर्न्ड, जो रस्टेड आयरन ब्लैक के स्टैंड पर माउंटेड था। क्रिस्टो का रिफ्लेक्शन तुरंत मिरर में दिखाई दिया, हर डिटेल को कैप्चर करते हुए। क्रिस्टो किसी भी चीज से बेखबर रहा, लेकिन उसके पीछे अर्किन का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया।
अर्किन अचानक बाईं ओर मुड़ा, भागने की कोशिश करने लगा। लगभग 20 अन्य लोगों ने भी उसका पीछा किया, जिनमें लेबरर्स और पोर्टर्स शामिल थे। बैंग, बैंग, बैंग। आंगुलम की टीम पहले से तैयार थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और ट्रिगर्स दबा दिए। गोलियां भागने वालों को लगीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे किसी इल्यूजन को लगी हों, उनके आर पार होकर दूर जा गिरी। एंगुलेमे ने शांति से अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपने बगल में रखे फुल बॉडी मिरर की पोजीशन एडजस्ट की। दर्पण ने अंधेरे बैकग्राउंड के सामने अर्किन की आकृति को रिफ्लेक्ट किया। अर्किन अपनी दौड़ने वाली पोस्चर में वहीं जम गया। एक पल में वो फुल बॉडी मिरर की ओर खिंचा चला गया। उसके चेहरे पर हॉरर साफ दिख रहा था। जैसे ही दोनों टकराए, अर्किन की बॉडी गायब हो गई। पलक झपकते ही वो मिरर में फिर से दिखाई दिया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो गया, नफरत और रिजेंटमेंट से भरा हुआ। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने उसे मिरर के अननेचुरली डार्क बैकड्रॉप में खींच लिया और वो गायब हो गया। ये देखकर क्रिस्टो हक्का बक्का रह गया। अपने भाई की मदद करना भी भूल गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंजा, इनके साथ कुछ बहुत गलत है। इस बीच एंगुलमे के सबॉर्डिनेट्स ने भागने वाले व्यक्तियों को कंट्रोल करने का काम किया। अराजकता के बीच फंसे आम लोग जमीन पर दुबक गए, सिर झुकाए हुए, डर से कांप रहे थे। डॉट डॉट डॉट। साल दिबाल ब्रीज में लूमियन बार काउंटर पर बैठा जेना की कैप्टिवेटिंग सिंगिंग सुन रहा था। 2 घंटे पहले उसे खबर मिली थी कि राट क्रिस्टो सुरक्षित था, लेकिन उसके सबॉर्डिनेट्स का एक ग्रुप खत्म हो गया था। काफी एफिशिएंट। लूमियन ने मन ही मन मार्केट डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल बियॉन्डर्स की तारीफ की। जैसे ही रिस्क सॉन्ग खत्म हुआ, एक महिला जो साइडलाइंस पर इंतजार कर रही थी, स्टेज पर आई और जल्दी से एक यंग बैंड मेंबर के पास पहुंची। वो सिसक रही थी और 2 बार चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की मौत की खबर दे रही थी। बैंड मेंबर खबर सुनकर सुन्न खड़ा रह गया, एक पल के लिए रिएक्ट करने में असमर्थ। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपने ऊपर बंधी 6 स्ट्रिंग जिधर को एक तरफ फेंक दिया और स्टेज से बाहर भाग गया। हालांकि वो कुछ ही कदम चल पाया था कि वो लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की पर फेल रहा। अगले ही पल उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। जेना, जो एक शिमरिंग रेड ड्रेस में सजी हुई थी, ने उसे कुछ सेकंड्स के लिए देखा और फिर अपने होठों को आपस में दबा लिया। आखिरकार उसने कोई कॉन्सोलेशन नहीं दी, बैंड मेंबर और दुखी महिला को रोने दिया। वो चुपचाप स्टेज से नीचे उतरी और लूमियन के पास से गुजरी, जो बार काउंटर छोड़ चुका था। क्या हुआ? लूमियन ने पूछा। जेना ने एक हल्की आह भरी और जवाब दिया, उसके पिता की कुछ घंटे पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं उसे जानती हूँ। उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना आसान नहीं रहा है। उसके पिता एक पोर्टर के रूप में काम करते हैं और उसकी माँ एक डिशवॉशर है। उनके अटूट सपोर्ट के बिना वो मैनुअल लेबर तक ही लिमिटेड रह जाता। कुछ घंटे पहले एक एक्सीडेंट, एक पोर्टर। लूमियन ने रफली इसके कारण का अंदाजा लगाया। उसने खामोशी से स्टेज की ओर देखा। चैप्टर 197, हेल्पर। जब बैंड मेंबर और उसकी मां को साले दिबाल ब्रीजे के मैनेजर रिने से छुट्टी मिल गई, तो हवा में ढोल की थाप गूंजने लगी, जो डांसिंग के एक नए दौर की शुरुआत का सिग्नल थी। लूमियन ने अपनी बगल में खड़ी जेना की ओर देखा और कैजुअल टोन में बात की। मुझे लगा कि तुम उसे कुछ कंफर्ट दोगी। आखिरकार तुम उसे अच्छी तरह जानती हो और अक्सर उनके बैंड के साथ कोलैबोरेट करती हो। जेना, जिसने एक शानदार रेड सीक्वेंट ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका काफी चेस्ट रिवील हो रहा था, उसने अपने होठों को भींचा और शांति से जवाब दिया। उस पल में उसे सांत्वना के शब्दों की नहीं, बल्कि एक रिलीज की जरूरत थी। संवेदना व्यक्त करना केवल उसके दर्द को और बढ़ा देता। लूमियन ने कुछ पलों के लिए जेना को गौर से देखा। तुम इसे काफी अच्छी तरह समझती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने खुद भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है? जेना ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और धीरे से मुस्कुराई। कुछ साल पहले जब मेरे पिता का निधन हुआ था, तब मैं भी इसी दौर से गुजरी थी। एक दिन भोर से पहले मेरी माँ मुझे हमारे अपार्टमेंट की छत पर ले गईं और सनराइज तक मेरे साथ रहीं। मैंने आसमान को धीरे धीरे चमकते हुए देखा, एकदम काले से गहरे नीले रंग में बदलते हुए। वो हल्का और हल्का होता गया और मैंने बादलों को चमकीले सुनहरे और अन्य रंगों से सजा हुआ देखा। उस समय उन्होंने मुझे बताया कि अंधेरा आखिरकार बीत जाएगा और सूरज निकलेगा। रोशनी हमेशा जमीन को रोशन करने का रास्ता ढूंढ लेगी। जब वो बैंड में वापस आएगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही कुछ शेयर करने का मौका ढूंढूंगी। लूमियन ने खामोशी से सुना और एक आह भरी। तुम्हारी माँ बहुत वंडरफुल हैं। हाँ, जेना ने गर्व के साथ इस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार किया। लूमियन थोड़ा हंसा और रिमार्क किया, तुमने बिना गालियों का सहारा लिए इतना कुछ कह दिया। यह तुम्हारे जैसा नहीं है। इसके अलावा वो काफी रिफाइंड लग रही थी।
लानत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ जो लगातार गालियां देती है? जेना ने गुस्से में गाली दी और अगले गाने की तैयारी के लिए ब्रेक रूम की ओर चल दी। लूमियन वापस बार काउंटर पर सेटल हो गया। उसका दिमाग किसी दूसरे मामले में व्यस्त था। कल दोपहर के लिए उसकी थेरेपी स्केड्यूल्ड थी और रविवार को लुइस लंड के आने की पॉसिबिलिटी थी। क्या होगा अगर उसने इसे मिस कर दिया? लूमियन का शुरुआती इंपल्स मैडम मैजिशियन को एक पत्र लिखने और उनसे अपनी साइकाइट्रिस्ट मैडम सूजी से ट्रीटमेंट को एक दिन के लिए रीशेड्यूल करने की रिक्वेस्ट करने का था। हालांकि वो इस फीलिंग को नहीं झटक सका कि पिछले 2 दिनों से उसकी कंडीशन अनस्टेबल थी। अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो लुइस लंड को ट्रैक करते समय उसे गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। भले ही मडाम पुआलिस बिल्कुल मडाम नाइट नहीं थी, लूमियन सीधे उनका सामना नहीं कर सकता था। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉर्डू के सर्वाइवर का पता लगाना और उसके साथ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करना था। लूमियन मैडाम प्युआलिस के प्रति बहुत एनिमोसिटी नहीं रखता था, जबकि वो एक इविल गॉड में विश्वास करती थी और कॉर्डू में उसका इन्वॉल्वमेंट था। ऐसा लग रहा था कि वो डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। वो किसी कंपल्शन के तहत रिचुअल होने से पहले ही चली गई थी। लूमियन दूसरों के बिलीफ से मतलब नहीं रखता था और न ही उसका ऐसा कोई इरादा था। इसलिए अगर उसने खुद को अनस्टेबल होने दिया और इम्पल्सिवली रिएक्ट किया, मैडाम पुआलिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया और उसे अपना दुश्मन बनाया, तो मामले बेहद ट्रबलसम हो जाएंगे और वो अपनी जान भी गंवा सकता है। जहां तक पॉइजन स्पर मॉब के साथ डिस्प्यूट का सवाल था, मैडाम मून के साथ एक समस्या का मतलब मैडाम नाइट से जुड़े मामले नहीं थे। काफी सोच विचार के बाद लूमियन ने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्लान बनाया जो उसकी ओर से लुइस लंड को ट्रैक कर सके और ट्रायर में उसके रेजिडेंस तक उसका पीछा कर सके। बियॉन्ड द पावर्स के बिना व्यक्तियों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बस उसके साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे। 2 वायबल ऑप्शंस हैं। पहला एंथनी रीड है, एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर जिसके साइकाइट्रिस्ट पाथवे से बियॉन्डर होने का शक है। उसके पास एक्सीलेंट ट्रैकिंग एबिलिटीज हैं और उसने पहले ही मेरा कमीशन स्वीकार कर लिया है, एक डिपॉजिट ले लिया है। चूंकि टास्क में लुइस लंड का पता लगाना शामिल है, ये नेचुरली मिशन के स्कोप में आता है। अगर एंथनी मुश्किल साबित होता है तो मैं और अधिक पैसे देने को तैयार हूं। दूसरा ऑप्शन फ्रांका है। वह औरोर के साथ कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की मेंबर है। फ्रांका मेरी ट्रू आइडेंटिटी जानती है और मेरे लिए एक सर्टेन लेवल की चिंता दिखाती है। वो कुछ हद तक ट्रस्टवर्दी है और ये भी कि उस पर अभी भी मेरा एक फेवर उधार है। फ्रांका के पास लुइस लंड का पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उसे इंटरसेप्ट करने के लिए पर्याप्त पावर है। जैसे ही ये विचार लूमियन के दिमाग में आए, वो अपनी सीट से उठा, सेकंड फ्लोर के बेडरूम की ओर गया और खिड़की के रास्ते साल दबाल ब्रीज से निकल गया। 3 रू डे ब्लाउजेस ब्लांशेस में एक अपेक्षाकृत नई अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। इसके बेज फसाड में एक आकर्षक कर्वेचर था जिसमें स्टैचूज से सजी कई इरेगुलर दीवारें थीं। एंजल्स, जानवर, सेलिब्रिटीज और लेजेंडरी ऑब्जेक्ट्स ने आर्किटेक्चर के बीच अपनी जगह बनाई थी। बिल्डिंग में बड़ी खिड़कियों, वॉल पिलर्स और स्क्रॉल आर्ट की भरमार थी जिससे भव्यता का माहौल बना था। लूमियन रूम 601 के सामने खड़ा हुआ और डोरबेल दबाई। एक झंझनाहट के साथ फ्रांका ने गहरे लाल रंग का दरवाजा खोला। उसके सुनहरे बाल नेचुरली और घने होकर गिर रहे थे, जबकि उसने एक ढीला सफेद सिल्क नाइट गाउन पहना था जो उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। चौड़े खुले कॉलर से उसकी स्किन साफ दिख रही थी। ये देखते हुए कि सामने वाले ने कोई वेरीनेस नहीं दिखाई और यहाँ तक कि ब्रा भी नहीं पहनी थी, लूमियन ने अपनी नजरें फोकस रखने की सचेत कोशिश की। दरवाजा खोलने से पहले ही फ्रांका को विजिटर की आइडेंटिटी पता थी। उसने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मिस्टिसिज्म में नॉलेज लेने आए हो? आखिरकार हमारी सारी डिस्कशंस के बाद तुम आ ही गए। नहीं, ये कुछ और है, लूमियन ने कमरे की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें अंदर बात करनी चाहिए। फ्रांका मुड़ी और सोफा की ओर चल दी। लूमियन उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही वो अंदर आया, उसने इंस्टिंक्टिवली अपने आसपास का स्कैन किया। इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स, एक बाथरूम, एक लिविंग रूम और एक किचन था। लिविंग रूम का सामान जैसे सोफा, कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर्स और कबोर्ड्स मुख्य रूप से बेज, आयरन ब्लैक, सिल्वर व्हाइट या लाइट ग्रे रंग के थे। रंग दबे हुए थे और उनमें वाइब्रेंसी की कमी थी। कुल मिलाकर एस्थेटिक सादगी और स्वच्छता का था, लेकिन इसमें ठंडक का एहसास भी था। ये ज्यादातर घरों में पाए जाने वाले लिविंग रूम स्टाइल्स के एकदम उलट था। लूमियन डिवन के किनारे पर बैठ गया, जबकि फ्रैंका बगल की आर्म चेयर पर पैर सिकोड़कर लेट गई, जिससे उसके अल्योरिंग कर्व्स रिवील हो रहे थे। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? फ्रैंका ने पूछा। लूमियन ने उसकी ओर इशारा किया। क्या तुम कपड़े बदलने के बारे में नहीं सोच रही हो? फ्रैंका ने अपने नाइट गाउन की ओर देखा और उसे एहसास हुआ। शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरा ओरिजिनल जेंडर जानते हो। जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ
तो मुझे हमेशा ये इल्यूजन होता है कि मैं अभी भी एक आदमी हूँ और ऐसी डिटेल्स पर ध्यान देना भूल जाती हूँ। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। अपने कपड़े बदलने के बजाय उसने बैठने का पोस्चर बदल लिया, जिससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया। कुछ पलों के बाद उसने अपनी रिक्लाइनर छोड़ दी और लूमियन के पास बैठ गई। लूमियन की हैरान नजरों को महसूस करते हुए वो हंसी और रिमार्क किया, जब तुम झांकोगे ही नहीं तो मैं बदलने की जहमत क्यों उठाऊं? उसने एक प्लेफुल जेस्चर किया, बिना किसी झिझक के उसे चढ़ाते हुए। मैडाम, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत विकेड है, लूमियन ने आ भरी। फ्रांका मुस्कुराई और जवाब दिया, जिंदगी पहले से ही मुश्किल है। मुझे अपने लिए कुछ अम्यूजमेंट ढूंढने की जरूरत है, लेकिन मुझे ठीक माना जाता है। रिसर्च सोसाइटी में ऐसे व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिनके मन में भविष्य के लिए बहुत कम उम्मीद है और उन्होंने आनंद लेना ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है। उन्होंने अप्रैल फूल्स डे नाम का एक ग्रुप बनाया है। तुम्हारी बहन ने इसका जिक्र किया होगा, है ना? किया था, लूमियन ने कंफर्म किया, और के ग्रिमवाज में इसके बारे में पढ़ना याद करते हुए। डॉट 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 ऑबर्ज du coq doré, रूम 305। लूमियन ने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कृपया अंदर आएं, एंथनी रीड ने वेस्ट मिड्सीशायर कोस्ट एक्सेंट में जवाब दिया। दरवाजा धीरे से खुला। इंफॉर्मेशन ब्रोकर एक बार फिर लूमियन के सामने खड़ा था। उसका गोल चेहरा, जो कभी तेल से चिपचिपाहट वाला था, अब ताजा धुला हुआ लग रहा था, जिससे उसकी ईमानदारी का माहौल बढ़ गया था। एक ग्रेश ब्लू वर्कर की यूनिफॉर्म पहने हुए ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा दिन मार्केट डिस्ट्रिक्ट के सदर्न पार्ट और क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक में बिताया है। मैंने तुम्हारा नोट पढ़ लिया है, एंथनी रीड ने अपने पीछे हटते हल्के पीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मैं एवेन्यू डू मार्श पर नजर रख रहा हूँ। लूमियन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने कमरे का मुआयना किया और सीधे बात की। कल दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच मुझे अन्य कामों पर ध्यान देना है। अगर तुम उस दौरान टारगेट को स्पॉट करते हो तो मुझे इन्फॉर्म मत करना। बस उसका पीछा करना और उसके रेजिडेंस की जगह का पता लगाना। एंथनी रीड ने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी गहरी भूरी आंखें लूमियन पर टिका दी। बहुत बढ़िया। उसने किसी एडिशनल फी का जिक्र नहीं किया और लूमियन भी इस विषय को न छेड़ने में संतुष्ट था। डॉट 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 फ्रांका ने विस्तार से बताने से परहेज किया और अपनी नजरें लूमियन पर टिका दी। उसकी आंखें शांत झीलों की तरह लग रही थीं, जो उसकी विजिट के एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही थीं। लूमियन सीधे बोला, उसके शब्दों में एक निश्चित ब्लंटनेस थी। मुझे एक फेवर चाहिए। ओ? फ्रांका ने क्यूरियोसिटी से भरे लहजे में कोऑपरेटिव जवाब दिया। लूमियन ने आगे बढ़ने से पहले सोचने के लिए एक पल लिया। ये देखते हुए कि तुमने मेरा वांटेड पोस्टर देखा है, तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी। मुझे खबर मिली है कि उसमें दिखाए गए व्यक्तियों में से एक लुइस लंड नाम का आदमी कल एवेन्यू डू मार्श पर दिखाई देगा। वो पॉइजन स्पर मॉब के पीछे के मास्टरमाइंड्स के साथ करीबी संबंध रखता है। मेरा इरादा उसे पकड़ने और कॉर्ड्यू की कैटास्ट्रोफी के पीछे की सच्चाई को रिवील करने का है। हालांकि कल दोपहर मैं जरूरी कामों में व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैं पर्सनली उसके आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी असिस्टेंस दे सकती हो। अगर वो दिखाई दे तो उसका पीछा करना और उसका ठिकाना मालूम करना। अगर तुम कॉन्फिडेंट महसूस करो तो उसे पकड़ने में मेरी मदद करना। उसके पास कभी सीक्वेंस 8 गार्डनर के बराबर बियॉन्ड द पावर्स थी, हालांकि मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मिरर हासिल करने के बाद तुमने मुझे कॉम्पेंसेट करने का वादा किया था। यह वही होगा। फ्रांका ने गुस्से में पलटकर कहा, यह मगल की मौत से जुड़ा है। मैं निश्चित रूप से मदद करूंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पेंसेशन एक उचित शब्द नहीं है। उसका पीछा करना गिनती में नहीं आता, लेकिन उस पर हमला करना गिनती में आता है, लूमियन ने प्रस्ताव रखा। उसकी रिक्वेस्ट की अंडरलाइंग विनम्र और अलग प्रकृति को समझते हुए फ्रांका ने जिद नहीं की और बस सिर हिला दिया। वो भी चलेगा। फ्रांका के चेहरे पर क्यूरियोसिटी झलकी जब उसने एक और सवाल किया। लुइस लंड नाम के इस व्यक्ति को पकड़ने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? मुझे लगा था कि तुम कॉर्डू के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के बारे में ज्यादा चिंतित होगे। लूमियन ने खुलकर बोलने से पहले संक्षेप में विचार किया। कॉर्डू डिजास्टर ने मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। मैं वर्तमान में रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मुझे डर है कि समय पर फॉलोअप के बिना मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो दूंगा, जिससे सच्चाई की मेरी तलाश खतरे में पड़ जाएगी। फ्रांका ने अपनी समझ दिखाते हुए सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। पहल करते हुए उसने एक सजेशन दिया। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए एक जेन्युइन साइकाइट्रिस्ट बियॉन्ड द पावर्स वाला ढूंढूं? मेरी साइकाइट्रिस्ट के पास वे पहले से ही हैं, लूमियन ने कुछ भी छिपाए बिना रिवील किया। फ्रांका ने और पूछताछ करने से परहेज किया, ये याद करते हुए कि मगल का भाई अन्य मिस्टिकल गैदरिंग्स में भाग लेता था।
लूमियन ने विलन और गार्डनर के एट्रीब्यूट्स के साथ साथ एंथनी रीड के अस्तित्व का भी जिक्र किया। उसने रीड की अपीयरेंस का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया ताकि फ्रैंका उसे लुइस लंड का साथी न समझ ले, जिससे अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता था। इसके साथ ही लूमियन अपनी सीट से उठा जाने का संकेत देते हुए फ्रैंका खड़ी हो गई मुस्कुराते हुए। तुम इतनी दूर तक आए हो, क्या तुम्हें मिस्टिसिज्म के रहस्यों को जानने में दिलचस्पी नहीं है? लुइस लंड आज रात भी दिखाई दे सकता है, लूमियन ने रिमार्क किया, जितनी जल्दी हो सके साल डे बाल ब्रीज वापस लौटने के लिए उत्सुक होकर। उसी सटीक क्षण में उसने और फ्रैंका दोनों ने अपना ध्यान दरवाजे की ओर लगाया। हल्की कदमों की आहट सीढ़ियों से गूंजी और पास ही रुक गई। फ्रैंका ने दूर से ही पीप होल की ओर देखा। उसका एक्सप्रेशन अचानक अजीब सा हो गया। दबी हुई आवाज में उसने लूमियन को एड्रेस किया, जेना। चैप्टर 198 कंसिलिएशन। रूम 601 की खुली खिड़की के नीचे लूमियन अपने नंगे हाथों से दीवारों, मूर्तियों और पाइप्स के सहारे दीवार पर चढ़ गया। उसका नीचे उतरना बहुत स्विफ्ट और स्टेडी था, हर फ्लोर को पार करते हुए, जब तक उसने एक फाइनल छलांग नहीं लगाई और रू डे ब्लाउजेस ब्लॉशेस के किनारे पर बहुत ग्रेसफुली लैंड किया। वो अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया, मुझे 6th फ्लोर से नीचे उतरने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? मैंने कुछ किया भी नहीं। लूमियन अंधेरे सायों में फिसल गया और एवेन्यू डू मार्श की ओर चल पड़ा। रूम 601 में फ्रैंका ने हिलती हुई खिड़की पर एक उड़ती हुई नजर डाली। धीरे धीरे खुल रहे दरवाजे की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ने से पहले अपने सिल्क नाइटगाउन को एडजस्ट किया। सीक्वेंट रेड ड्रेस पहने हुए जेना ने वो स्पेयर की वापस रख दी जो फ्रैंका ने उसे सौंपी थी और अपार्टमेंट के अंदर आई। तुम आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई हो? फ्रैंका ने पूछा। जेना का खिड़की तक जाने का रास्ता रोकते हुए उसकी भौहें कंफ्यूजन में सिकुड़ गईं। जेना ने एक आह भरी और जवाब दिया, बैंड के 6 स्ट्रिंग्ड जिधर प्लेयर के साथ कुछ हो गया। हालांकि इससे मेरी सिंगिंग पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इसने सबका मूड खराब कर दिया। डांस हॉल मैनेजर रिने ने मुझसे परफॉर्मेंस को जल्दी खत्म करने और आज की थीम को चीक टू चीक डांसिंग में स्विच करने के लिए कहा। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में चीक टू चीक डांस यूजुअल वर्जन से अलग था। इसमें डांस फ्लोर पर मर्दों और औरतों के बीच इंटीमेट एम्ब्रेसेस और प्रोवोकेटिव मूवमेंट्स शामिल थे। ये एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन डांस हॉल्स को इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए पर्याप्त फीमेल डांसर्स की जरूरत होती थी। कोशिश करते हुए बातचीत का कोई टॉपिक ढूंढने की फ्रैंका ने पूछा, असल में हुआ क्या था? उसने चुपके से उस समय का हिसाब लगाया जो लूमियन को 1st फ्लोर तक उतरने में लगेगा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, मगल का भाई असासिन के बजाय हंटर क्यों है? असासिन्स बिना किसी मेहनत के 6th फ्लोर से छलांग लगा सकते हैं और पंख की तरह हल्के लैंड कर सकते हैं। जेना ने बैंड मेंबर की बदकिस्मत घटना सुनाई और निष्कर्ष निकाला, लानत है, क्यों बदकिस्मत लोग हमेशा ज्यादा बदकिस्मती को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, भले ही परफॉर्मेंस यूजुअल से जल्दी खत्म हो गया, फिर भी बहुत देर हो चुकी है। घर जाना काफी ट्रबलसम होगा। मैं तुम्हारे यहाँ सो जाऊंगी। चूंकि जेना एवेन्यू डू मार्श से बहुत दूर रहती थी, इसलिए जब भी वो डांस हॉल में देर रात तक परफॉर्म करती थी, वो अक्सर फ्रैंका के यहाँ शरण लेती थी। उसके पास एक स्पेयर की भी थी। वेयरहाउस पोर्टर। अपने सबॉर्डिनेट द्वारा दी गई जानकारी को याद करते हुए फ्रैंका ने अनुमान लगाया कि ये राट क्रिस्टो से जुड़े मामले से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ही उसने एक आह भरी, ये सोचते हुए कि कैसे मासूमों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, फ्रैंका ने अंदर ही अंदर अपना दुख जताया। ब्रदर 007 वाकई बहुत एफिशिएंट हैं। मैंने उन्हें कल देर रात ही मिरर पीपल के बारे में बताया था और ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने आज शाम से पहले ही अनोमली से निपट लिया है। ब्रदर 007 कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी के एक व्यक्ति का कोड नेम था जो ट्रायर में एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। उसका रैंक काफी हाई लग रहा था और फ्रैंका के ट्रायर में कई फेलो रिसर्चर्स के साथ सीक्रेट कनेक्शंस थे। वो अक्सर उनके साथ प्राइवेट गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करती थी। हालांकि फ्रैंका जानती थी कि मिरर पीपल से जुड़े मामले यहीं खत्म नहीं होंगे। विशेष मिरर वर्ल्ड अभी भी मौजूद था। वो मिस्ट्री आर्टिफैक्ट जिसे गार्डनर मार्टिन तस्करी करके ट्रायर लाया था, वो वहीं था और उसके पास मौजूद क्लासिक सिल्वर मिरर भी बचा हुआ था। अगर इन एलिमेंट्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो ये समस्या को केवल टेम्पररी तौर पर ही सुलझाएगा। फ्रैंका ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी कि भविष्य में ऐसी ही एनोमलीज फिर से कब पैदा होंगी। फ्रैंका सावधानी और गंभीरता के साथ क्लासिक स्टाइल्ड सिल्वर मिरर के पास गई जो स्पेशल मिरर वर्ल्ड में एंट्री अलाउ करता था। उसका मानना था कि इसमें डीमोनस पाथवे से जुड़ा कोई सीक्रेट छिपा है। तुम इतनी शांत क्यों हो? जेना ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए और फ्रैंका के सामने उसे हिलाते हुए पूछा। फ्रैंका वापस रियलिटी में आ गई और उसने एक आह भरी। उनकी बदकिस्मती के बारे में सुनकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वो अनगिनत मासूमों के दर्द का सामना नहीं करना चाहती थी कि उसने लूमियन के सजेशन को माना और मामले को ऑफिशियल्स को हैंडओवर कर दिया। जेना फ्रैंका के पास से गुजरी और गेस्ट रूम की ओर चल दी और ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े बदलने का इरादा किया।
जैसे ही उसने चारों ओर नजर डाली, उसने देखा कि लिविंग रूम की खिड़की खुली थी, जिससे ताजा हवा अंदर आ रही थी। थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, फ्रैंका ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। जेना ने उसे सस्पिशन के साथ देखा। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अहम। फ्रांका अपनी ही थूक में लगभग घुट गई। शुक्र है कि जेना ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो गेस्ट रूम में दाखिल हुई और वॉशरूम की ओर चल दी, अपने साथ नाइट गाउन और पजामाज लिए हुए। डॉट डॉट डॉट। एक बार जब लूमियन एवेन्यू डुमाश वापस लौटा, तो उसने अपने चक्कर लगाने शुरू किए। यूनिट 126 से शुरुआत की, जहां ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर रहता था। वो भिखारियों के भेष में अलग अलग एंट्रेंसेस पर तैनात 4 मॉबस्टर्स के पास गया, जो अपने इंटेंडेड टारगेट से काफी दूर थे। लूमियन ने उनमें से प्रत्येक से वादा किया, मंडे तक 100 वर्ल्ड डियोर की गारंटी देते हुए। उस रात उसने साल डी बाल ब्रीज में आराम करने के लिए संघर्ष किया। कभी कभी वो जाग जाता, खिड़की के बाहर किसी भी मूवमेंट की आवाज सुनने के लिए अपने कान लगाता, इस उम्मीद में कि वो तेज कदमों की आवाज सुन सके। भोर के समय कैफे में नाश्ता करते हुए और अखबार पढ़ते हुए लुइस फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आया और लूमियन के कान में फुसफुसाया। बॉस, सुपरिंटेंडेंट एवरेट ठीक सुबह 10 बजे एक कप कॉफी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने वैलियंट कैफे में आपकी उपस्थिति की रिक्वेस्ट करते हैं। सुपरिंटेंडेंट एवरेट मुझसे मिलना चाहता है, सवॉय मॉब का नया अपॉइंटेड लीडर। लूमियन अपने पास मौजूद मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस के साथ काफी कंपोज्ड रहा। उसने लुइस से पूछा, वहां और कौन होगा? बहुत से लोग, लुइस ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वे कहते हैं कि मार्केट डिस्ट्रिक्ट के सभी मॉब लीडर्स इकट्ठा होंगे। ऑफिशियल वोटिंग आज शुरू हो रही है। वोटिंग 3 दिनों तक चलेगी। क्या ऐसा है तो वे हमें नेशनल कन्वेंशन इलेक्शन में डिस्टर्ब नहीं करने देंगे, ऐसा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पॉइजन्स पर मॉब इसमें शामिल होगी। लूमियन ने सिर हिलाया और सुबह 9:15 साल दे बाल ब्रीज छोड़ दिया, ओबर्ज डू कॉक डोर की ओर बढ़ते हुए। रूम 207 में उसने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहने बहुत ऊंचाई से नीचे उतरने और जमीन में धंसने जैसी डिसोरिएंटिंग सेंसेशन को महसूस किया। उल्टी आने की इच्छा को दबाते हुए लूमियन ने एक शीशा और अपना सारा कॉस्मेटिक्स निकाला, खुद को तैयारियों में व्यस्त कर लिया। उसने सटल ऑल्टरेशंस को चुना, अपनी भौहें घनी करने, अपनी चीक बोन्स को निखारने और शैडोवी एरियाज को बढ़ाने पर फोकस किया। इन एडजस्टमेंट्स ने ये इंप्रेशन पैदा किया कि वो वाकई सीएल था, न कि कोई और। जैसे ही उसने अपना मेकअप खत्म किया, लूमियन ने जल्दी से शीशा एक तरफ रख दिया। अपनी रिफ्लेक्शन की झलक नहीं देखना चाहता था। सुबह 10 बजे से कुछ देर पहले वो वैलियंट कैफे पहुंचा और एक वेटर द्वारा तुरंत एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया। अंदर घुसते ही उसने तुरंत कई जाने पहचाने चेहरों को पहचान लिया। बैरन ब्रिग्ने, जो टॉप हैट और पाइप के साथ फॉर्मल अटायर में सजे थे। फ्रैंका, जो ट्राउजर्स, रेड बूट्स और एक ब्लाउज पहने थी। विशालकाय, जायंट साइमन और ब्लड पाम ब्लैक की मर्चेंट जैसी फिगर। टेबल के हेड पर एक आर्मचेयर में बैठे ट्रैविस एवरेट, जो एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहने थे, लूमियन को अंदर आते देख मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए। तुम सीएल होगे, है ना? जी, सुपरिंटेंडेंट एवरेट, लूमियन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। फ्रांका, बैरन ब्रिग्नेज और बाकी लोग जो ट्रैविस एवरेट के साथ खड़े हुए थे, ने लूमियन को देखते हुए पजल्ड ग्लांसेस एक्सचेंज की। फ्रैंका की नजरें ज्ञानोदय में फिर गईं जब उसने सुनहरे काले बालों को पहचाना। बैरन ब्रिग्नेज, जायंट साइमन और बाकी लोगों को भी धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये सीएल ही था। अपने ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए सुपरिंटेंडेंट एवरेट की नीली आंखें चमक उठीं जब उन्होंने लूमियन की तारीफ की और अपने बगल में रखी रिक्लाइनर को थपथपाया। तुम्हें मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आए अभी 3 हफ्तों से भी कम समय हुआ है, लेकिन तुमने साल दे बाल ब्रीज पर कब्जा कर लिया है। और तुम बहुत जवान हो। तुम वाकई आउटस्टैंडिंग हो। पिछले 1 महीने से मार्केट डिस्ट्रिक्ट में शांति नहीं रही है। उन्होंने फिर से लूमियन की तारीफ की और अपने बगल में रखी रिक्लाइनर को थपथपाया। आओ, यहाँ बैठो। मुझे तुम्हें दूसरों से इंट्रोड्यूस कराने दो। जब लूमियन एवरेट के बगल में खड़ा हुआ, तो सुपरिंटेंडेंट ने कॉफी टेबल के उस पार बैठे एक मिडिल एज्ड आदमी की ओर इशारा किया और बोले, रॉजर, तुम इससे परिचित हो, है ना? ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर। लूमियन ने अपनी नजर उस मिडिल एज्ड आदमी पर डाली। रॉजर, जो करीने से संवारे काले बालों के साथ फॉर्मल अटायर पहने था, उसका चेहरा थोड़ा चबी था और उसकी गहरी नीली आंखें विशाल समुद्र जैसी लग रही थीं। हम पहली बार मिल रहे हैं, लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसने ब्लैक स्कॉर्पियन की ओर से आती एक चिलिंग नजर को महसूस किया। एवरेट ने रॉजर के बगल में बैठे व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस करना जारी रखा। हार्मन कस्टीना। प्राइवेट रूम में दाखिल होते ही लूमियन ने सवी मॉब के कुछ मेंबर्स के बीच केवल हार्मन को नोटिस किया था। उस गंजे आदमी का चमकता हुआ सिर इतना आई ड्राइंग था कि लूमियन ने लगभग अपनी नजरें हटा ली थीं, ये डरते हुए कि कहीं ये उसकी डिस्गाइज्ड अपीयरेंस को रिफ्लेक्ट न कर दे। करीब से देखने पर लूमियन ने हार्मन के यूनिक फीचर्स को पहचाना, एक प्रोमिनेंट ब्राउ, एक हाई नोज ब्रिज और डीप सेट लिप्स।
उसके पास एक रगेडली हैंडसम व्यक्ति का आकर्षण था। बैठे हुए भी उसकी इम्पोजिंग हाइट साफ दिख रही थी, जो उसकी डार्क ब्रीचेस शर्ट के साथ बेहतरीन लग रही थी। कैस्टीना छोटी और शायद 1.55 मीटर से कम लंबी, लगभग 30 साल की लग रही थी। उसके घुंघराले ऑबर्न है, भूरी आंखें, एक कर्वेशस फिगर जो सबका ध्यान खींच ले और भरे हुए होंठ थे। तुम्हें सवॉय मॉब के सीएल से परिचित होना चाहिए, है ना? एवरेट ने रॉजर और बाकी लोगों से सीएल को इंट्रोड्यूस कराया। रॉजर ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। वाकई सुपरिंटेंडेंट, उसने मुझ पर जो इम्प्रेशन छोड़ा है वो कभी फीका नहीं पड़ेगा। बॉल्डी हार्मन की आंखें नफरत और क्रूरता से भरी थीं। एवरेट ने आह भरी और कहा, हम सब मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। शांति से साथ रहकर ही हम एक बेहतर भविष्य और ज्यादा वेल्थ सिक्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो मेरे पास आओ, मैं मध्यस्थता और फैसला करूंगा। सीएल, ये कप कॉफी रॉजर को दो और अगले 6 महीनों के लिए साल दबाल ब्रीज का प्रॉफिट सौंप दो। मार्गो और एड के बीच का मामला यहीं खत्म होता है। अगर कोई तुम्हें इन मामलों के बारे में फिर से परेशान करे तो बेझिझक मुझे सीधे सूचित करें। लूमियन ने रॉजर, हार्मन और कैस्टीना को अम्यूजमेंट के साथ देखा, ये महसूस करते हुए कि उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल दबी हुई ठंडक और मलेवलेंस थी। बैरन ब्रिग्नेस और बाकी लोग चुप रहे, सीन को ऐसे देख रहे थे जैसे ये कोई तमाशा हो। फ्रैंका ने लूमियन की ओर अपना सिर हिलाया, उसे सिग्नल दिया कि वो लापरवाही से एक्ट न करे। लूमियन नीचे झुका और टेबल से कॉफी का कप उठा लिया। अचानक उसने अपने हाथ उठाए और कप की सामग्री ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर फेंक दी। स्विफ्टली रिएक्ट करते हुए रॉजर उस लिक्विड से बच गया, कॉफी टेबल से जा टकराया। हार्मन और कास्टीना अपने पैरों पर खड़े हो गए। साथ ही लूमियन ने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की ओर इशारा किया और गाली दी, FCKU, क्या तुम सुपरिंटेंडेंट के शब्दों की अनदेखी कर रहे हो? बेवकूफ बन रहे हो, है ना? अगर तुम्हें शांति नहीं चाहिए तो बोलो। मैं सीएल, तुम्हारा साल डिबॉल ब्रीस में इंतजार करूंगा। तुम्हारी आंखों की चमक मुझे बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में बदला चल रहा है। कितना ब्रेजन! फ्रैंका ने लूमियन की ऐसी ऑडेसिटी की उम्मीद नहीं की। चैप्टर 199, अनरूली। ट्रैविस एवरेट ने अपने इमोशंस को ब्लैक फ्रेम ग्लासेस के पीछे छिपा लिया, जिससे वे इंस्क्रूटेबल बन गए। फिर भी उन्होंने लूमियन के एक्शंस को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मेरे ऑब्जर्वर में बदल गए हों। बैरन ब्रिग्नीस, ब्लड पाम ब्लैक और बाकी सब लूमियन के रिएक्शन से दंग रह गए। वे सुपरिंटेंडेंट के सामने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर कॉफी फेंकने और मीडिएशन को सैबोटाज करने की उसकी ऑडेसिटी को फैथम नहीं कर पा रहे थे। खासकर बैरन ब्रिग्नेस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने फॉर्मर सबॉर्डिनेट, जो अब कॉलीग था, उससे पहली बार मिल रहे हों। क्या वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अनरूली और रेकलेस है? क्या वो किसी भी ग्रीवेंसेस को स्वीकार करने से इनकार करता है और कोई भी प्राइस चुकाने को तैयार नहीं है? हालांकि उसने ब्लेम को ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और दूसरों पर शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी भी समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह साफ था कि लूमियन ही कॉन्फ्लिक्ट का इंस्टिगेटर था, जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल से ड्रिवन था। साफ तौर पर उसका रेकन्सिलिएशन का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल सुपरिंटेंडेंट एवरेट के प्रपोजल को अंडरमाइन करने के लिए एक बहाना ढूंढा था। क्या ये सुपरिंटेंडेंट एवरेट के चेहरे पर एक ब्लेटेंट स्लैप नहीं है? सुपरिंटेंडेंट मार्केट डिस्ट्रिक्ट में कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखते थे। हायर अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग में थोड़ी सी सजावट, या यूं कहें कि अनवानिश ट्रूथ बताने से ऑफिशियल बियॉन्डर्स का ध्यान खिंच जाता और हमारे सभी एंटरप्राइजेस डिसमेंटल हो जाते, जिसमें सवाई मॉब के लीडर्स भी शामिल थे। इंसेंस्ड होकर बॉल्डी हार्मन ने लूमियन को अपने बॉस पर कॉफी कप शैटर करने का मौका नहीं दिया। वो आगे झपटा, नीचे झुका, कॉफी टेबल के एज को पकड़ा, उसे उठाया और उस डिटेस्टेबल इंडिविजुअल की ओर फेंक दिया। कप्स जमीन पर गिरे और शार्ड्स में स्प्लिंटर हो गए। लूमियन ने फुर्ती से प्रोजेक्टाइल्स को इवेड किया और अपनी बाह के नीचे से अपना ब्लैक रिवॉल्वर निकाल लिया। उसने इसे हार्मन पर तान दिया, जबकि चारों ओर चीजों के टूटने का शोर और केओस मचा हुआ था। बॉल्डी हार्मन धीरे से हंसा, जो उसके एक्सट्रीम रेज का प्रोडक्ट था। तुम कंट्री हॉग, क्या तुम सुपरिंटेंडेंट एवरेट के मीडिएशन के ग्रेशियस ऑफर को ठुकरा रहे हो? ठीक है, फिर हमारी पॉइजन स्पर्म मॉब तुम्हारा तब तक मनोरंजन करेगी जब तक हम में से कोई एक इस गेम से वैंक्विश नहीं हो जाता। आगे बढ़ो, गोली चलाओ। सुपरिंटेंडेंट एवरेट के प्रति तुम्हारी ऑडेसिटी और सम्मान की कमी की कोई सीमा नहीं है। अगर तुम में ऐसी एबिलिटी है तो ट्रिगर दबाओ। अगर आने वाले इलेक्शन और ऑफिशियल्स द्वारा लगाई गई स्ट्रिंजेंट सर्वेलेंस ना होती, तो पॉइजन स्पर्म मॉब ने बहुत पहले ही सीएल को असैसिनेट करने का मौका ढूंढ लिया होता। उसी पल ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर एक बार फिर उठा। उसकी भींची हुई मुट्ठियों में ब्लैक फ्लेम्स पैदा हुईं, जो तुरंत ही डिसिपेट हो गईं। वो सुपरिंटेंडेंट एवरेट की प्रेजेंस में अपनी बियॉन्डर पावर्स को रिवील करने के लिए रिलक्टेंट था।
शॉर्ट लेगेड कैंडलस्टिक कैस्टीना ने भी लूमियन पर अपनी नजरें टिका दी और अगर उसने झुकने से इनकार किया तो वो स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी। बॉल्डी हार्मन के रिटोर्ट और प्रोवोकेशन को सुनकर लूमियन धीरे से हंसा। बैंग! लूमियन ने ट्रिगर दबा दिया जिससे एक येलो बुलेट सीधे बॉल्डी हार्मन की खोपड़ी की ओर निकली। सेल के एक्शन की ऑडासिटी ने हार्मन को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सुपरिंटेंडेंट एवरेट की प्रेजेंस में सभी रूल्स को तोड़ते हुए और केवल उसकी जान लेने की इच्छा से ड्रिवन होकर गोली चला देगा। उसके रिफ्लेक्सेस ने उसे बमुश्किल बचाया। हार्मन समय रहते नीचे झुक गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। गोली उसके चमकते हुए स्कैल्प को ग्रेज करते हुए निकल गई और एक मेटालिक क्लैंग के साथ बगल के वॉशरूम में जा टकराई। एक पल में सभी मॉब लीडर्स अपने पैरों पर खड़े हो गए। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक कैस्टीना ने लूमियन पर अपनी नजरें जमा ली, रिटेलिएशन की तैयारी करते हुए। अनडिटर्ड होकर लूमियन रेजोल्यूट रहा। उसने अपनी गन नीचे की और एक बार फिर बॉल्डी हार्मन पर निशाना साधा। उसकी नजरें किसी भी इमोशन से खाली थीं। बस करो! उसी समय सुपरिंटेंडेंट एवरेट, जो शांति से बैठे थे, बोल पड़े। उनसे निकलने वाली इंडिस्क्राइबेबल अथॉरिटी ने उनकी एस्टीम्ड पोजीशन के साथ मिलकर लूमियन को इंस्टिंक्टिवली अपनी उंगली ट्रिगर से हटाने पर मजबूर कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए बॉल्डी हार्मन ने अपनी पोजीशन शिफ्ट की और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भले ही बाकी लोगों ने अपना कॉम्पिटिटिव स्टांस बनाए रखा, लेकिन जो टेंशन मंडरा रही थी वो डिसिपेट हो गई। अपना मौका हाथ से निकलने का दुख मनाते हुए लूमियन ने रिलक्टेंटली अपना रिवॉल्वर होल्स्टर किया और एवरेट का सामना करने के लिए मुड़ा। सुपरिंटेंडेंट, मैं आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वे ऐसा करने के इच्छुक नहीं लगते। एवरेट की आंखें उनके ब्लैक फ्रेम स्पेक्टिकल्स के पीछे चमक उठीं। खड़े होते हुए उन्होंने कमरे का सर्वे किया। हम इलेक्शन के बाद तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करेंगे। अगले 3 दिनों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी प्रॉपर्ली बर्ताव करोगे। ऐसा करने में फेल रहे तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। मेरा यकीन करो, ये एक ऐसी प्रेडिकमेंट है जिसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। हालांकि एवरेट की आवाज में डेप्थ थी, उनका लहजा शांत रहा, जिसमें न गुस्सा था न अहंकार। इसके बजाय उनके शब्दों में सिंसेरिटी की एक झलक थी। फिर भी जो लोग 2 साल से ज्यादा समय से मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे, उन्हें एक टर्म याद आया, वैलियंट मॉब। 2 साल पहले वैलियंट मॉब की स्टेटस मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सवॉय मॉब के समान थी। हालांकि सुपरिंटेंडेंट एवरेट के प्रति उनकी बार बार की डिफायंस और अनादर के कारण अथॉरिटीज द्वारा चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में उन्हें रूथलेसली इरेडिकेट कर दिया गया था। इसके बाद पॉइजन स्पर मॉब का उदय आंशिक रूप से डिस्ट्रिक्ट के अंडरवर्ल्ड में पैदा हुए पावर वैक्यूम के कारण हुआ था। अब केवल वैलियंट कैफे ही ऐसी मॉब के एग्जिस्टेंस के टेस्टामेंट के रूप में खड़ा था। सवॉय मॉब, पॉइजन स्पर मॉब और अन्य 2 मीडियम साइज्ड गैंग्स के लीडर्स सुपरिंटेंडेंट एवरेट के शब्दों का जवाब देने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो गए। उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्ट्रेन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी कमिटमेंट जाहिर की कि इलेक्शन बिना किसी डिसरप्शन के आगे बढ़े। सुपरिंटेंडेंट एवरेट की नजर उनके चेहरों पर घूमी। बिना एक और शब्द बोले वो प्राइवेट रूम के एग्जिट की ओर चल दिए। उनके दरवाजे के पीछे गायब होते ही ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेगेड कैंडलस्टिक कैस्टीना ने कैफे से निकलने से पहले लूमियन पर कोल्ड ग्लांसेस डाली। बाकी गैंग लीडर्स भी वहां नहीं रुके, जिससे प्राइवेट रूम के कन्फाइंस में केवल सवॉय मॉब ही रह गई। बैरन ब्रिग्नेस ने शांति से अपने पाइप का एक कश लिया और लूमियन को एड्रेस किया। तुमने वहां बहुत इंपल्सिवली एक्ट किया। लूमियन ने जवाब में एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं कॉन्फ्लिक्ट को इंसाइट करने के लिए इसे सीज नहीं कर सका। जायंट साइमन, ब्लड पाम ब्लैक और बाकी लोगों के चेहरों पर हैरान एक्सप्रेशंस को देखते हुए लूमियन ने शांति से विस्तार से बताया, हमने पहले ही 2 अटेम्प्ट्स किए हैं और पॉइजन स्पर मॉब ने एंड्योर करना चुना। बैरन, जैसा कि आपने सही कहा, वे एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम पाले हुए हैं और वे अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो मौका जल्द ही सामने आएगा। अगर हम उससे पहले पॉइजन स्पर मॉब को इनकैपेसिटेट करने में फेल रहे तो हमें उनके अनहिंज्ड रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, और जब वो पल आएगा तो आप में से कोई भी बच नहीं पाएगा। अभी कुछ देर पहले पॉइजन स्पर मॉब के केवल 3 मेंबर्स मौजूद थे, जबकि हमारी संख्या 5 थी। रेड बूट्स, आपकी स्ट्रेंथ ब्लैक स्कॉर्पियन के बराबर है। मेरी असिस्टेंस के साथ आप निश्चित रूप से उसे ओवरपावर कर सकते हैं। बैरन साइमन ब्लैक, क्या ये कंसीवेबल है कि आप बॉल्डी और शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक को हैंडल नहीं कर सकते? आप में से एक तो सुपरिंटेंडेंट एवरेट को इम्पीड करने में भी सक्षम हो सकता है। जब तक पॉइजन स्पर मॉब वापस स्ट्राइक करने की हिम्मत रखती है, हम उन सबको यहीं एलिमिनेट कर देंगे। रात क्रिस्टो को सुपरिंटेंडेंट एवरेट से पिछली रात निर्देश मिले थे कि उसे आज इनवाइट नहीं किया जाना है।
मिस्टर के का मिशन गार्डनर मार्टिन का भरोसा जीतने के बारे में था, साल्डेबाल ब्रीज को चलाने या मार्केट डिस्ट्रिक्ट में फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने के बारे में नहीं। अगर उसकी प्रोवोकेशन ने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और उसके अकॉम्प्लिसेस को जेन्युइनली एनरेज कर दिया होता, तो लूमियन का मानना था कि फ्रैंका निश्चित रूप से उसकी मदद के लिए आती। अपनी साइड में सवोई मॉब के एक लीडर के होने से बाकी लोग एक्ट करने में संकोच नहीं करते। जब समय आता स्ट्रेंथ में यूनाइटेड होकर उनके पास पॉइजन स्पर मॉब के बाकी 3 लीडर्स को एलिमिनेट करने का हाई चांस होता। एक बार जब वो पॉइजन स्पर मॉब की स्कीम को अनरावल कर देता, तो गार्डनर मार्टिन निस्संदेह हिडन थ्रेट्स को एराडिकेट करने में लूमियन की डेयरिंग और अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच की सराहना करते। भले ही वो साल्डेबाल ब्रीज खो देता और उसे एक बार फिर एस्केप करने के लिए मजबूर होना पड़ता, वो ट्रायर में कहीं और सैंक्चुअरी ढूंढ लेता और गार्डनर मार्टिन को तब तक सर्व करता रहता जब तक उसे उनका कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिल जाता। इसके अलावा ये लूमियन के लिए एडवांटेजेस था। अगर पॉइजन स्पर मॉब ने अपनी प्रेपरेशंस फाइनल कर ली होती, तो वो उनके रिवेंज का प्राइमरी टारगेट होता। उस इशू को पहले ही एड्रेस करने में फेल रहने से केवल उसके द्वारा सामना किया जाने वाला खतरा बढ़ता। भविष्य में भले ही मैडम मून ने एक और ग्रुप को जन्म दिया होता, लूमियन फिक्र नहीं करता। आज लुइस लंड के मार्केट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होने की संभावना थी। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और उसके क्रोनीज की मौतों को टेम्पररी सप्रेस करके और शांति का एक फसाद बनाकर लूमियन 126 एवेन्यू डुमार्श पर अपने टारगेट का पेशेंस के साथ इंतजार कर सकता था। ये व्यक्ति पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स नहीं थे जिनकी डिमाइस से कोई अप्रोर मचता। कुछ पलों की खामोशी के बाद बैरन ब्रिग्नेस दरवाजे के पास गए और एक रिमाइंडर दिया, सुपरिंटेंडेंट एवरेट ने शायद तुम्हें मार्क कर लिया है। इलेक्शन के बाद काफी ट्रबल होगा। लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद वो एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो जाएगा। ये कहकर लूमियन ने जायंट साइमन और उसके साथियों की थोड़ी एप्रीहेंसिव नजरों को शांति से झेला। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राउंड वर्क बिछाने के बाद अब मैं जो कुछ भी कहूंगा वो उन सबको कन्विंस कर देगा। ... दोपहर 3:15 लूमियन एक पब्लिक कैरेज में क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक पहुंचा। एक बार फिर उसने मेसन कैफे को देखा, जो एक बेज 4 स्टोरी बिल्डिंग में स्थित था और जिसकी बाहरी दीवारों पर हरी भरी लश ग्रीन प्लांट्स लिपटी हुई थीं। पिलर्स से टिके एक शेल्टर्ड वॉकवे से गुजरते हुए वो इंटीरियर में दाखिल हुआ, जो डार्क ग्रीन दीवारों और एक्सपेंसिव विंडोज से घिरा था। अपने फेमिलियर बूथ डी में सेटल होते हुए उसने अपनी वाइट ब्रिम्ड राउंड हैट उतारी। एक कप इंटिस कॉफी उसने वेट्रेस को निर्देश दिया और पेशेंस के साथ इंतजार करने लगा। अध्याय 200 स्पेक्टेटर। वो कॉफी रिच और एरोमेटिक थी, जो क्रीमी कपकेक के साथ एकदम परफेक्ट मैच थी। भले ही लूमियन का फोकस कहीं और था, फिर भी उसने उनकी ब्यूटी की तारीफ की। जैसे ही घड़ी में दोपहर के 3:30 बजे पीछे के बूथ से एक जानी पहचानी सॉफ्ट फीमेल वॉइस सुनाई दी। गुड आफ्टरनून मिस्टर लूमियन ली। गुड आफ्टरनून मैडम सूजी, लूमियन ने अपने सरप्राइज को छिपाते हुए जवाब दिया। भले ही लूमियन जानबूझकर मेसन कैफे में आने वाले कस्टमर्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, लेकिन उसके हंटर इंस्टिंक्ट्स उसे अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहने में मदद कर रहे थे। जब वो दोपहर के 3:18 पर कैफे पहुंचा था, तो कैबिन डी खाली था। 3:15 से दोपहर के 3:30 के बीच कोई अंदर नहीं आया था। और फिर भी यहाँ मैडम सूजी थीं, जो चुपचाप उसके पीछे बूथ डी के ठीक पीछे वाली जगह पर प्रकट हो गई थीं। ये कितना मिस्टिकल और अजीब था। सूजी की आवाज ने धीरे से फिर से पूछा, अपनी पिछली ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? लूमियन बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और सीधे जवाब दिया, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कम से कम मैं अपने इमोशंस को रिलीज कर सका। ये एक अच्छी बात है। अपनी फीलिंग्स को दबाना और इमोशंस को अंदर भर कर रखना सिर्फ आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा और आपको एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर ले जाएगा, जब तक कि आपकी जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म न हो जाए। सूजी ने एक शांत और सुकून देने वाली टोन में लूमियन के ट्रांसफॉर्मेशन को कंफर्म करते हुए कहा। उनकी बातों में मुस्कुराहट की एक झलक थी। चलो पहले एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने पिछले 2 हफ्तों में फेस की हैं। आप बेझिझक वो सब शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बता सकते हैं। लूमियन जानता था कि उसे खुद को शांत करने और आगे के साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, ताकि बाद में और मेमोरीज को अनलॉक किया जा सके। इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने तो आपके साथ वो सपना भी शेयर किया है। बाकी सब चीजों को तो बस छोटे मोटे सीक्रेट्स माना जा सकता है। वो एक पल के लिए रुका और चार्ली के साथ अपनी बात शुरू की। जिस मोटेल में मैं रह रहा हूँ, वहाँ एक बदनसीब और बेवकूफ साथी है। लूमियन ने पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं को कैजुअल तरीके से सुनाया। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हो गया, जैसे कि वह कॉर्डू की तबाही से पहले के समय में लौट आया हो।
औरोर, जो शायद ही कभी बाहर निकलती थी, उससे कॉर्डो में होने वाली हर चीज के बारे में सुनती थी। उसे अपनी बहन के साथ बातें शेयर करने में बहुत खुशी मिलती थी, यहाँ तक कि वो अपने किए हुए सक्सेसफुल प्रैंक्स के बारे में शेखी भी बघाड़ता था। जैसे जैसे समय बीता, लुमियन की रिजिड पोस्चर ढीली पड़ गई और वो प्लश सोफा में धंस गया। उसने ज्यादा डिटेल्स में जाने से परहेज किया। समय कम था और वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी, फ्रांका के असली जेंडर या सवॉय मॉब में शामिल होने के उसके इरादों के बारे में बात नहीं की। उसने बस औरोर के एक पेनपाल के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया, जो डीमोनेस पाथवे की एक सीक्वेंस 7 विच थी, जो इत्तेफाक से उसी मॉब में थी। इसी तरह उसने एक रिचुअल करने और एक एक्स्ट्रा बून प्राप्त करने का सिर्फ छोटा सा जिक्र किया, बिना डिटेल्स में जाए। सूजी पूरी बातचीत के दौरान ध्यान से सुनती रही। हर थोड़ी देर में वो उसे धीरे से फिर क्या हुआ कहकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे लूमियन बिना रुके अपनी बात जारी रख पाता। पिछले 2 हफ्तों के अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने के बाद लूमियन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये मेरी अपनी गलती है कि इतने कम समय में मेरे सामने इतनी सारी बियॉन्डर इवेंट्स आ गईं। कभी कभी मुझे शक होता है कि क्या ट्रायर में हर इंसान और कुत्ते के पास बियॉन्डर पावर्स हैं। पहली बार सूजी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ पलों के बाद वो मुस्कुराई और बोली, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपकी मेंटल स्टेट पहले के मुकाबले वाकई सुधर गई है। आपको कैसे पता चला? लूमियन ने औरोर की ओबिचुअरी देखकर कैरेज राइड के दौरान अपने आंसुओं वाली बात नहीं बताई थी। उसे नहीं लगता था कि उस चीज को बताना उसकी मेंटल स्टेट का सही रिफ्लेक्शन होगा। सूजी ने कोमल लहजे में कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप अपने सोशल कनेक्शंस को फिर से बना रहे हैं और दोस्ती करना शुरू कर रहे हैं। दोस्त? लूमियन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। चार्ली, जेना, फ्रांका, क्या उन्हें वाकई दोस्त कहा जा सकता है? वे तो बस मामूली जान पहचान वाले लोग हैं। सूजी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दोस्ती कई रूपों में आती है। हर दोस्ती में गहरे कनेक्शंस की जरूरत नहीं होती। आपको बस खुद से ये पूछना होगा, जब वे ऐसी चुनौतियों का सामना करेंगे जिन्हें हल करना आपकी क्षमता में है, तो क्या आप मदद करने के लिए तैयार होंगे? वही बताएगा कि क्या उन्हें आपका दोस्त माना जा सकता है। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और उस कीमत पर डिपेंड करता है जो मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो बस किसी की भी मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाए। लूमियन बड़बड़ाया। सूजी ने बात को ज्यादा नहीं खींचा और समझाया, जो कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर झुका हो, उसके लिए दलदल से बाहर आने का एक साइन ये है कि वो नए सोशल बॉन्ड्स बनाने के लिए तैयार हो। एम्परर रोजेल ने ये मानते हुए कि उन्होंने वाकई ये कहा था, एक बार कहा था कि इंसान अपने सोशल रिलेशनशिप्स का जोड़ है। जब आप नए कनेक्शंस बनाने का विरोध करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप अपने भविष्य के खिलाफ नहीं हैं। बेशक ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ये सब कुछ नहीं है। लूमियन फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। मैडम सूजी, एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने उन कोइंसिडेंसेस की सीक्वेंस का जिक्र किया जो मेरे साथ हुए। क्या वे सच में वैसे ही हैं जैसा मैडम मैजिशियन ने सजेस्ट किया था? क्या वे स्पेक्टेटर पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स से प्रभावित हो सकते हैं? पिछली सेशन के मुकाबले सूजी ज्यादा सहज दिख रही थी। वो हंसी और बोली, क्या आप टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अभी भी ऐसी बातों का विरोध कर रहे हैं? असल में कोई भी इसे कुछ डिटेल से पहचान सकता है। आपने रेड बूट्स वाली लेडी से खुद रिक्वेस्ट की कि जब भी वो अवेलेबल हो आपको मिस्टिकल मैटर्स पर जानकारी दे, लेकिन आपने कभी उसे फॉलो नहीं किया। आपने इकलौती विजिट सिर्फ एहसान चुकाने के बहाने की थी। इससे पता चलता है कि आप अभी भी उसके साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। यह नेचुरल है। एक पेशेंट सिर्फ एक ट्रीटमेंट के बाद कैसे ठीक हो सकता है? आपको खुद पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। सूजी बिना थके अपनी ऑब्जर्वेशंस बताती रही और धीरे धीरे लूमियन की करंट साइकोलॉजिकल इश्यूज की ओर इशारा किया। अगर ये आखिरी बार होता तो मैं इतनी खरी खरी नहीं कहती। इससे सिर्फ रेजिस्टेंस पैदा होती जिससे आप खुद को और भी बंद कर लेते। हालांकि अब आप नए सोशल कनेक्शंस बनाने की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। इससे आप अपने असली सेल्फ के बारे में बेहतर समझ पाएंगे और आपकी प्रोग्रेस आसान होगी। सूजी द्वारा अपने अंदरूनी विचारों को उजागर किए जाने पर लूमियन का शुरुआती रिएक्शन सावधानी, सतर्कता और इनकार का था। फिर भी सूजी के शांत व्यवहार, नॉन एग्रेसिव एनालिसिस और सिचुएशन की सटीक समझ ने धीरे धीरे उसका टेंशन कम कर दिया, जिससे वो अपनी गहरी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो सका। उसका शरीर और मन धीरे धीरे शांत हो गया। सूजी ने ज्यादा पूछताछ करने से परहेज किया और लूमियन के सवाल का जवाब दिया। मैडम मैजिशियन की एक्सप्लेनेशन पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी की कमी है। स्पेक्टेटर पाथवे के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के लिए इत्तेफाक पैदा करने के लिए उन्हें फेस टू फेस साइकोलॉजिकल क्यूज या हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें आपके बैरन ब्रिग्नेज और उसके साथियों के आसपास मौजूद रहने की जरूरत है।
वजह कि आपने इसे नोटिस नहीं किया और बैरन ब्रिग्नेज भी बेखबर रहा, वो ये है कि स्पेक्टेटर पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के पास एक एडिशनल बियॉन्डर पावर होती है, साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी? ये नॉर्मल इनविजिबिलिटी से कैसे अलग है? लुमियन ने उलझन में पूछा। सूजी ने शांति से समझाया, साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी असली इनविजिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ आपको मुझे नोटिस करने से रोकती है, भले ही मैं आपके ठीक सामने खड़ी हूं और कई अन्य लोगों ने मेरी मौजूदगी देखी हो। सुनने में बहुत जादुई लगता है, लुमियन ने हैरानी के साथ आह भरी। किसी अनजाने कारण से उसे ऐसा लगा जैसे साइकाइट्रिस्ट उसके चारों ओर थे, फिर भी वो उनकी मौजूदगी से बेखबर था। ये तब भी नहीं बदलेगा जब आप स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करेंगे। आपके खतरे के इंट्यूशन तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक मैं हमला करने के लिए तैयार न हो जाऊं, सूजी ने आगे कहा। तुलना में एक शैडो एस्थेटिक का सायों में छिपना कभी कभी अंधेरे द्वारा देखे जाने का एहसास दिलाता है। लुमियन ने पूछा, शैडो एस्थेटिक किस पाथवे से जुड़ा है? सीक्रेट सप्लायंट? सूजी ने सीधा जवाब दिया। सीक्रेट सप्लायंट पाथवे? लिसनर के ऊपर और शेपर्ड के नीचे शैडो एस्थेटिक नाम का एक सीक्वेंस है। ये मिस्टर के पाथवे से जुड़ा है। कभी कभी मुझे आसपास के अंधेरे में किसी के मुझे देखने का एहसास होता है, शायद उसकी या उसके सबऑर्डिनेट्स की वजह से। ऑरोर की ग्रिमवार्स और मैडाम मैजिशियन के क्लूज को जोड़ते हुए लुमियन को एक समझ मिली। सीक्रेट सप्लायंट पाथवे के लिए ऑरोर ने सिर्फ सीक्वेंस 9 सीक्रेट सप्लायंट और सीक्वेंस 8 लिसनर को नोट किया था। मैडाम मैजिशियन काफी कुछ लिखती तो है, लेकिन वो बस एक आउटलाइन होती है जिसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती। ये मैडम सूजी की एक्सप्लेनेशन की तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। लुमियन ने मन ही मन सोचा और पूछा, क्या आपको चिंता नहीं है कि अपनी पाथवे की बियॉन्डर पावर्स मुझे बताने से आपको नुकसान हो सकता है? सूजी ने सवाल को टाल दिया और बात जारी रखी। अगर आप स्पेक्टेटर पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हैं, तो ऐसे एलैबोरेट मेजर्स की जरूरत नहीं है। भले ही वे आपसे बहुत दूर हों, वे आपको सटल तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप अनजाने में उनके अरेंजमेंट्स को फॉलो करें और कई कोइंसिडेंसेस पैदा हों। भले ही मैं भी एक स्पेक्टेटर हूं, फिर भी मैं आपको चेतावनी दूंगी, स्पेक्टेटर से सावधान रहें। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर। लुमियन घबरा गया। तो क्या आपने मेरे पास पुराना अखबार पहुंचाने के लिए पेपर बॉय का अरेंजमेंट किया था? मैडम सूजी एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हैं, एक सच्ची डेमीगॉड? वो मैं नहीं थी, सूजी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। वो मेरा साथी था। साथी? लुमियन को मैडम मैजिशियन का शुरुआती सुझाव याद आया और उसने अंदाजा लगाया। दूसरा साइकाइट्रिस्ट? क्या वो पिछली बार भी यहाँ था? हाँ, सूजी ने ईमानदारी से स्वीकार किया। आपकी हालत ज्यादा गंभीर है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया। हाँ, एक सावधानी के तौर पर। असल में वो आज भी यहाँ है। वो आपके सामने बैठा है। मेरे सामने? लुमियन ने हैरानी में कॉफी टेबल के सामने वाली खाली सीट की ओर देखा। वहां न केवल कोई मौजूद नहीं था, बल्कि वहां किसी के बैठने का निशान तक नहीं था। अगले ही पल उसने एक कोमल महिला की आवाज सुनी, जिसमें मुस्कुराहट की झलक और थोड़ी फुर्तीली टोन थी। हेलो,